एपिसोड नंबर 1 to 10। दोस्तों, यह एक नई कहानी है तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखना। इस चैनल पर अच्छी अच्छी कहानी अपलोड होंगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इस कहानी की शुरुआत भारत के दिल्ली शहर में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है। इसी कॉलेज के एक क्लासरूम में एक खूबसूरत टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है। टीचर का नाम अनुष्का है और उनकी उम्र 25 साल है। उन्होंने टॉप और जीन्स पहन रखी है जो उनकी बॉडी पर अच्छे से फिट है। उनकी कद काठी मध्यम है, उनकी आंखें बड़ी और चमकदार हैं और उनके काले घने बाल उनके कंधों पर खूबसूरती से गिर रहे हैं। उनका चेहरा आकर्षक है और उनकी मुस्कान मनमोहक है। वह अपने आत्मविश्वास भरे व्यक्तित्व और प्रभावशाली शैली से सभी को प्रभावित करती हैं। अनुष्का फिजिक्स की टीचर हैं और आज वे क्वांटम मैकेनिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समझा रही हैं। क्लासरूम में एक खामोशी सी छाई हुई है और हर कोई ध्यान से अनुष्का की बातों को सुन रहा है। अनुष्का बोर्ड पर एक जटिल फॉर्मूला लिखते हुए समझाना शुरू करती हैं। उनकी आवाज़ में एक अद्वितीय मिठास और स्पष्टता है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। जब वह पढ़ाती हैं तो उनकी आंखों में एक विशेष चमक होती है जो उनकी ज्ञान और उत्साह को दर्शाती है। कक्षा में एक लड़का आरव अपनी डेस्क पर सो रहा है और लेक्चर पर ध्यान नहीं दे रहा है। आरव के साथ बैठा हुआ लड़का राहुल उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। राहुल पहले धीरे धीरे आरव को हिलाता है, फिर उसकी बाजू पकड़कर उसे झकझोरता है, लेकिन आरव नहीं उठ रहा है। राहुल धीरे से कहता है, आरव उठो, टीचर देख रही हैं। लेकिन आरव पर कोई असर नहीं होता। राहुल थोड़ा और जोर से बोलता है, आरव उठ जाओ, फिर भी आरव सोता रहता है। राहुल अब थोड़ा परेशान हो जाता है और आरव के कान के पास जाकर जोर से फुसफुसाता है, आरव उठो वरना टीचर बहुत गुस्सा हो जाएंगी। लेकिन आरव की नींद इतनी गहरी है कि वह कुछ भी नहीं सुनता। अनुष्का ने जब ये देखा तो उन्होंने चौक को नीचे रखा और अपनी नज़रों को आरव की ओर घुमाया। गुस्से में आकर उन्होंने जोर से आरव का नाम पुकारा। आरव, उनकी आवाज़ में गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। जब क्लास के स्टूडेंट ने देखा तो क्लास के बाकी छात्र धीरे धीरे हंसने लगते हैं। कुछ छात्र तो आरव का मजाक उड़ाते हुए जोर से हंसने भी लगे। देखो, आरव फिर से सो गया, एक लड़के ने अपने दोस्त से कहा। हाँ, हर बार की तरह आरव को नींद ही नहीं पूरी होती, दूसरे लड़के ने हंसते हुए कहा। अनुष्का गहरी सांस लेकर कहती हैं, चुप रहो और ध्यान से सुनो। जैसे ही अनुष्का ने आरव का नाम पुकारा, उसी समय पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर एक अलग ही ब्रह्मांड में एक प्रकाश की रोशनी बड़ी तेजी से पृथ्वी की ओर आ रही है। ये प्रकाश बहुत अजीब है। यह अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को तबाह नहीं कर रहा है, बल्कि उनके आर पार हो जा रहा है। उसकी गति हर दूसरे पल में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ना कोई इस प्रकाश को देख सकता है, ना सुन सकता है और ना ही महसूस कर सकता है। ये सब की नज़रों से दूर तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। ये प्रकाश एक अद्भुत नज़ारा पेश करता है। इसका रंग चमकीला सफ़ेद और नीला है जो एक अद्वितीय आभा बिखेरता है। प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये किरणें ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ रही हैं। प्रकाश की गति इतनी तेज है कि यह एक लंबी सफ़ेद नीली धारी के रूप में दिखाई दे रहा है। पता नहीं ये प्रकाश कहाँ से आया है और कितनी दूर से आया है। इसकी उत्पत्ति और इसका लक्ष्य अज्ञात हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि यह ब्रह्मांड के नियमों से मुक्त है। ये ब्रह्मांड के किसी भी नियम को नहीं मानता है, जैसे ये दुल्हन से भी सीमाओं से परे है। जैसे ही अनुष्का आरव के पास जाती हैं और तेज आवाज में उसका नाम पुकारती हैं, उसी समय उस तेज प्रकाश के सामने एक कॉस्मिक एंटिटी आ जाती है। ये कॉस्मिक एंटिटी एक विशाल और डरावना रूप ले चुकी है। इसके चारों ओर काले बादल और बिजली की चमक दिख रही है। इसके बड़े बड़े पंख और चमकती हुई आंखें हैं। लेकिन जैसे ही यह प्रकाश के संपर्क में आती है, प्रकाश इसके आर पार हो जाता है, बिना इसे कोई नुकसान पहुंचाए। ये दृश्य अत्यंत रोमांचक और अविश्वसनीय होता है। कॉस्मिक एंटिटी उस प्रकाश को महसूस भी नहीं कर पाती और प्रकाश उसकी ओर बिना किसी बाधा के आगे बढ़ जाता है। प्रकाश तेजी से पृथ्वी के सौर मंडल में प्रवेश करता है। सौर मंडल के अंदर आते ही वह सूरज के पास से गुजरता है। सूरज की तेज रोशनी और गर्मी को पार करते हुए ये प्रकाश आगे बढ़ता है। इसके बाद यह मरकरी, बुध और वीनस, शुक्र ग्रहों को पार करता है जो इसकी ओर आकर्षित होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये प्रकाश अपनी तीव्र गति और अद्वितीय प्रकृति के कारण उनसे बच निकलता है। फिर यह पृथ्वी के पास पहुंचता है, जहां इसकी गति और तेज हो जाती है।
पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही ये समुद्रों, नदियों, पहाड़ों को पार करता हुआ शहर में आता है। बड़ी बड़ी इमारतों को पार करते हुए ये प्रकाश आरव के कॉलेज में प्रवेश करता है और आरव की क्लास में आकर उसके शरीर के अंदर समा जाता है। आरव की आंखें अचानक खुल जाती हैं और वह चिड़चिड़ेपन से कहता है, कौन है और क्यों मुझे जगा रहा है? अनुष्का कहती है, मैंने तुम्हें जगाया और तुम मेरी क्लास में सो रहे थे। आरव जैसे ही अनुष्का को देखता है वह सॉरी बोलने लगता है, लेकिन उसके शरीर के अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है। आरव को समझ में नहीं आता कि उसके अंदर क्या हो रहा है। अनुष्का उसे डांट रही होती हैं, लेकिन आरव उनकी बात नहीं सुन पाता है। अचानक आरव को लगता है कि समय रुक गया है और उसकी आसपास की जगह बदल गई है। आरव ने चारों ओर देखा तो एक चमकीली रोशनी दिखाई दी। वह इस प्रकाश को देखकर हैरान हो गया। कुछ ही पल में ये प्रकाश एक रूप लेने लगा। पहले ये किरणें सघन होने लगीं और धीरे धीरे एक मानवाकार रूप में बदलने लगीं। इस प्रक्रिया में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के साथ जुड़कर एक आकृति बनाने लगीं। यह आकृति एक इंसान का आकार ले रही थी, लेकिन उसका कोई लिंग नहीं था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि उसके पास किसी भी तरह का इमोशन नहीं है। वह चुपचाप आरव को देख रहा था। प्रकाश की किरण आरव की ओर बढ़ने लगी। आरव डर के मारे घबराने लगा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह भाग नहीं पाया। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। प्रकाश की किरणें आरव के पास आकर उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगीं। आरव ने महसूस किया कि उसकी त्वचा पर हल्की झंझनाहट हो रही है। किरणें उसकी आंखों में घुसने लगीं और उसके शरीर के अंदर समाने लगीं। एक अद्भुत ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। जब प्रकाश की किरणें आरव के साथ पूरी तरह से जुड़ गईं, आरव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा के साथ कुछ अलग हो रहा है। प्रकाश ने उसके अंदर बदलाव करना शुरू कर दिया। आरव को बहुत सारी यादें मिलने लगीं। उसे एक आखिरी याद आई, जिसमें उसने कहा था, मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग अपना ध्यान रखना। मैं वापस जरूर आऊँगा। आरव की आंखों में अचानक एक नई चमक आई। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन एक बात तय थी, आरव की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। इस कहानी की शुरुआत वहां से होता है जब आरव के शरीर में एक दूसरी आत्मा प्रवेश कर जाती है। अब आगे जो समय रुका हुआ होता है वह फिर से चलने लग जाता है। उसके आसपास की जगह पहले जैसा हो जाता है और वह अपने क्लास में वापस आ जाता है और देखता है कि टीचर अभी भी उसे डांट रही है। आरव बिल्कुल शांत और उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। टीचर अनुष्का कहती है, तुम क्लास से बाहर जाओ और बाहर खड़े हो जाओ, मैं तुमसे आकर बात करती हूँ जब क्लास खत्म हो जाएगा। आरव बिल्कुल शांत था। वह चुपचाप टीचर की बात मान जाता है और जाकर क्लास से बाहर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वह भी चाहता था उसे थोड़ा समय मिल सके ताकि वह पता कर सके कि उसके साथ क्या हुआ है और उसे आगे क्या करना चाहिए। इसलिए वह क्लास से बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। आरव बाहर अकेले खड़ा होकर यह सोच रहा होता है कि अब कोई आम लड़का नहीं रहा, क्योंकि उसकी आत्मा के साथ एक दूसरी आत्मा जुड़ गई है जो बहुत शक्तिशाली है। अब वह कुछ भी करने की शक्ति रखता है। लेकिन आरव इस बात से काफ़ी हैरान था, क्योंकि वह कोई आत्मा भी नहीं था। उसे लग रहा था कोई आत्मा नहीं है। उसे बहुत ही अजीब लगता है और आरव ये भी सोचता है कि इस आत्मा के पास बहुत सारी पुरानी यादें भी है जो मुझे भी मिल चुका है, जो कि पूरी दुनिया को बनाने और तबाह करने की शक्ति रखता है। और मुझे लगता है कि जैसे कि आत्मा मेरा एक शरीर का हिस्सा ही है, जैसे कभी मेरे से अलग ही नहीं हुआ है। अब ये कैसे फीलिंग है। अब मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपने आप को क्या बुलाए, क्योंकि उसकी आत्मा के साथ एक दूसरी आत्मा जुड़ गई। अब जो उसके पास आत्मा है वह दो आत्माओं से मिलकर बना है और उसका साथ जो आत्मा जुड़ा था उसे आत्मा का नाम रक्ष है। रक्ष ऐसे दुनिया से आया है जो काफ़ी रहस्यमय है। इसके बारे में कोई नहीं जानता और कोई जानता भी है तो बात नहीं सकता कि यह कैसी दुनिया है, क्योंकि दुनिया को भी समझना काफ़ी मुश्किल है। छोड़ो मुझे क्या, मुझे तो सोचा है कि अभी मैं अपने आप को क्या बुलाऊं। रक्ष या आरव ये सोचते हैं कि वह इस शरीर के साथ क्यों जुड़ा है, क्योंकि उसकी आत्मा कई समय से अलग अलग ब्रह्मांड में घूम रहा था, लेकिन उसकी आत्मा किसी के शरीर या किसी के अंदर नहीं गई। लेकिन इस लड़के के अंदर क्यों आया है, वह यही सब सोच रहा था। तभी वहां पर कुछ लड़की आपस में बात करते हुए जा रही है। उसमें से एक लड़की काफ़ी खूबसूरत है। वह लड़की सभी में काफ़ी अलग दिख रही है। जब वह लड़कियां आरव के पास से गुजरती है तो उनमें से एक लड़की कहती है, देख रही है प्रिया, वह लड़का क्लास से बाहर खड़ा हुआ है और हमें ही देख रहा है। तभी उनमें से एक लड़की रहती है कि यह लड़का क्लास से बाहर ऐसे क्यों खड़ा है, ये क्लास में क्यों नहीं है। तभी दूसरी लड़की रहती है, जरूर से कोई पनिशमेंट मिला होगा जिस वजह से यह बाहर खड़ा है। उसे ये लड़का देखने में ठीक ठाक तो लग रहा है, पता नहीं इसमें क्या क्या होगा। तभी प्रिया भी एक बार उसे देखती है और फिर वह चुपचाप आगे बढ़ने लगती है। वह सब लड़कियां यही बातें करते हुए आगे जा रही है।
आरव उन लोगों की बातें सुन रहा था लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जब से रक्ष की आत्मा आरव की आत्मा से जुड़ा था तब से आरव की पर्सनैलिटी बदल गई है। अगर यहाँ पर पहले वाला आरव होता तो उन लड़कियों की खूबसूरती को देखकर वह देखता ही रह जाता। यहाँ पर वह आरव है जिसने पूरी दुनिया देख लिया है, खूबसूरत देवी देवता, डेमोन्स, मॉन्स्टर, एंजल्स, पावरफुल विंग और उनकी दुनिया अच्छी है और कई रहस्यमय दुनिया जिसे आज तक कोई नहीं देखा, उसने उन सभी दुनिया को देखा है। आरव मन में सोचता है कि पृथ्वी पर भी काफ़ी खूबसूरत लड़कियां हैं लेकिन उतनी खूबसूरत नहीं जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर सके, जिस कारण उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। यही सब सोच रहा था तभी उसकी क्लास खत्म हो गई, सभी स्टूडेंट क्लास से बाहर चले गए पर आरव वहां पर खड़ा रहा क्योंकि टीचर अनुष्का उससे बात करने वाली है। पर आरव अपने ख्यालों में खोया हुआ था जिस वजह से उसे पता नहीं चला कि क्लास कब की खत्म हो गई है और टीचर अनुष्का क्लास से बाहर आकर उसे देख रही है और जब देखी है तो चिल्ला के कहते हैं वह सभी लड़कियां जा चुकी हैं, तुम उन्हें देखना बंद करो। ये बात वह बहुत ही गुस्से में रहती है। जैसे आरव अनुष्का मैं की बात सुनता है वह अपने ख्याल से बाहर आ जाता है और वह टीचर ने उसका कोई एक्सप्लेन करने वाला था लेकिन टीचर है उसका उसे बीच में ही रोक देती है और अपनी बात कंटिन्यू करती है। अनुष्का बोलती है तुम्हारा मेरी क्लास में कोई ध्यान नहीं है लेकिन इन लड़कियां पर ध्यान है और तुम मेरी क्लास में सो रहे थे। आरव कभी तो सीरियस हो जा, जब देखो तुम मेरी क्लास में सोते रहते हो, कब तक तुम ऐसा करते रहोगे। जब आरव ने यह बात सुनो तो अनुष्का की ओर देखने लगा जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वह अनुष्का मैं को समझने की कोशिश करता है कि वह लड़कियों को नहीं देख रहा बल्कि वह कुछ सोच रहा था। तभी अनुष्का कहती है तुम मुझसे झूठ बोलना बंद करो, मैं साफ साफ देख रही थी, तुम्हारा पूरा ध्यान लड़कियों पर ही था, तुम लड़कियों को देख रहे थे। आरव समझने की कोशिश करते हैं कि वह लड़कियों को नहीं देख रहा था, टीचर को उसकी बातों पर क्यों नहीं होता है, लेकिन जब उसकी आंखों में देखती है तो काफ़ी हैरान होती है कि आरव बहुत ही ज़्यादा शांत था, उसके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था जिसे देखकर अनुष्का भी हैरान हो गई थी क्योंकि जो लड़का हर छोटी बात पर घबराने लगता था और मुझे से नज़र नहीं मिला था, आज इतने कॉन्फिडेंस होकर मुझे इस तरीके से बातें कर रहा है और मेरी आंखों में आंखें डालकर बातें करें, पूरे कॉन्फिडेंस है। जिस कारण तब अनुष्का ने अपना सवाल बदल देती है और वह पूछता है तो ये बताओ कि तुम मेरी क्लास में आज क्यों सो रहे थे और तुम हर वक्त मेरी क्लास के टाइम क्यों सोते रहते हो। तब आरव कहता कि मैं रात भर पढ़ाई कर रहा था। ये बात सुनकर टीचर है उसका और गुस्सा हो जाती है और कहते हैं तुम मुझसे फिर झूठ बोल रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम तो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करो, सच बताओ कि तुम रात भर क्या कर रहे थे। यह बात सुनकर अनुष्का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। आरव टीचर अनुष्का बात बता देता है कि वह रात भर पढ़ाई नहीं कर रहा था बल्कि फ़ोन और कॉमिक बुक्स पढ़ रहा था और मूवीज़ देख रहा था। इस बात को सुनकर टीचर अनुष्का काफ़ी गुस्सा हो जाती है और अपने गुस्से को शांत करते हुए कहती है आरव तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए ताकि तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए और तुम अपने परिवार का ध्यान रख सको। तुम्हें पता है तुम्हारे घर की कंडीशन अभी कैसी है। टीचर अनुष्का आरव के बारे में इतना कुछ कैसे जानती है। अनुष्का सोचती है कि मैं आरव को 4 महीने से जानती हूँ, ये लड़का काफ़ी शरीफ है और साथ में पढ़ाई में भी एवरेज ही है, यह इसका ध्यान ज़्यादातर पढ़ाई में नहीं रहता है, यह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। आरव कभी 20 साल का ही है और यह अच्छा दिखता है, इसका शरीर भी फिट है। साथ में आरव की माँ से कई बार उसकी बातचीत हुई है उसकी पढ़ाई को लेकर और अनुष्का आरव के लिए एक अलग भाव भी रखती अपने मन में। लेकिन आज आरव कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है, इसका चेहरा पहले से ज़्यादा साफ है और साथ में ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, इसलिए इसकी आंखें काफ़ी आज अट्रैक्टिव दिख रही है। उसके मन में कुछ अजीब से ख्याल आने लग जाते हैं, तभी वह सोचती है कि मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। तभी अनुष्का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहता है ठीक है टीचर, अब मैं आपकी बात सुनूंगा और मैं पढ़ाई पर ध्यान लगाऊंगा। टीचर इब्सका उससे रहती है ठीक है तो पढ़ाई पर ध्यान लगाओ और उसके बीच में थोड़ी बहुत ऐसी बातें होती है, फिर वहां से जारी के लिए पीछे बढ़कर चली जाती है और मैं तुझे जाता है वह देखता है और फिर सोचता है। आरव ये सोचता है कि टीचर अनुष्का कितनी अच्छी है, वह मेरा काफ़ी ध्यान रखती है और मेरे लिए चिंता भी करती है। टीचर अनुष्का काफ़ी खूबसूरत है और जवान भी, वह अभी 25 साल की है और आरव जो अपनी टीचर अनुष्का को पसंद करता है जिस कारण वह जब भी उनके पास होता है घबराने लगता है, लेकिन आज वह काफ़ी शांत था। बोलिए तो अब बात है कि कॉलेज में अगर कोई खूबसूरत लड़कियों के लड़कों को दिल ही जाता है, ऐसे ही आरव कभी टीचर और उसका फिर दिल रखा था और आप अपने क्रश के पास जाते तो उससे बात कर रहे हो, थोड़ा डर लगता है और वैसा हाल आरव का भी था। लेकिन आज कुछ अलग था क्योंकि किसी को नहीं पता है जो पहले वाला आरव था वह कुछ समय पहले ही मारा गया और अब एक नया आरव का जन्म हुआ है जो शांत है और खतरनाक भी है। अगर पहले वाला आरव होता तो शायद टीचर को देखकर घबराने लगता और उनसे बात भी नहीं कर पाता। पहले वाला आरव टीचर के लिए फीलिंग रखता है, आरव टीचर को जाते हुए देखकर यह सब सोच रहा है और वह भी वह से चला जाता है। वह कहता है आज तो टीचर है उसका भी मुझे देखकर काफ़ी हैरान थी क्योंकि आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रहा था, ये तो शुरुआत है, बस मेरे बदलाव को आगे देखो क्या क्या होता है।
इतना कहकर वह कैफेटेरिया की ओर जाने वाला था, तभी उसका ध्यान एक लड़के पर जाता है। वह लड़का के पास जाकर कहते हैं और पढ़ाकू कहा जा रहा है। वह लड़का पीछे पलट के जैसे ही आरव को देखते हैं उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाता है और वह कहता है, और टीचर से डॉट सुन लिया, क्या पनिशमेंट दिया मैडम ने? आरव कहता है, मुझे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिला, बस मुझे समझकर छोड़ दिया। तभी वह लड़का भी कहता है, चल बढ़िया है, बच गया, यही छोड़ देती है, वरना तू और किसी के क्लास में सोता था तब तक बहुत बड़ी सजा मिलता तुझे। वह लड़का और कोई नहीं रोहित था, जो आरव के साथ कुछ समय पहले बैठा हुआ था। आरव, तुम कहाँ पर जा रहे हो? रोहित बोलता है, मैं कैफेटेरिया जा रहा हूँ। चलेगा? हाँ, मैं भी तेरे साथ कैफेटेरिया चलूंगा। तो दोनों कैफेटेरिया की ओर चले जाते हैं और कैफेटेरिया में आ जाते हैं। आरव और रोहित कैफेटेरिया में प्रवेश करते हैं। कैफेटेरिया में हलचल मची होती है, स्टूडेंट अपनी अपनी बातों में मशगूल होते हैं। आरव और रोहित एक खाली टेबल देखकर वहां बैठ जाते हैं। आरव मुस्कुराते हुए, क्या खाएगा? यहाँ के सैंडविच तो बहुत बढ़िया होते हैं। रोहित, हाँ सुना है, चल सैंडविच ही मंगाते हैं और साथ में एक एक कॉफ़ी भी ले लेते हैं। आरव उठकर काउंटर पर जाता है और 2 सैंडविच और 2 कॉफ़ी का ऑर्डर देता है। वह वापस आकर टेबल पर बैठता है। रोहित हंसते हुए, वैसे तूने कैसे मैडम को मना लिया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने तुझे पनिशमेंट नहीं दिया। आरव मुस्कुराते हुए और झूठ बोलते हुए, अरे बस थोड़ी स्मार्टनेस दिखाए और सच बोल दिया। मैंने कहा कि रात भर पढ़ाई कर रहा था इसलिए नींद आ गई। आरव रोहित को सच्चाई नहीं बताना चाहता था कि टीचर अनुष्का ने उसे बहुत डांटा था, इसलिए वह झूठ बोलता है। तभी वेटर आकर सैंडविच और कॉफ़ी टेबल पर रखता है। रोहित, वाह, तो अब तू पढ़ाकू भी बन गया है। कॉफ़ी का घूंट लेते हुए, वैसे तू और मैडम के बीच क्या चल रहा है? तू इतना शांत और कॉन्फिडेंट कैसे हो गया? क्योंकि मैं तुझे जब भी देखा है तो कभी भी इतना मैडम के साथ कॉन्फिडेंस बात नहीं करता है। वैसे किसी के साथ भी तू जल्दी बातें नहीं करता है, ज़्यादा तो अपने दोस्तों से ही बातें करता है। आरव हल्की मुस्कान के साथ, कुछ नहीं यार, बस खुद को थोड़ा बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइफ में थोड़ा सीरियस होना पड़ा। रोहित हंसते हुए, अच्छा, और ये बदलाव किस वजह से आया? आरव अपने मन में सोचता है, मैं इसे असली वजह नहीं बता सकता हूँ, मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। आरव झूठ बोलते हुए, बस यार, कुछ चीज़ें ऐसी हो गईं कि मुझे एहसास हुआ कि खुद को बदलना जरूरी है। पहले की तरह लापरवाह नहीं रह सकता। रोहित, सही है, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें बदलना ही पड़ता है। वह दोनों इसी तरह से काफ़ी देर तक बातें करते हैं। जब वह दोनों बातें कर रहे थे तो आरव रोहित के बारे में सोचने लगता है। रोहित पढ़ाई में बहुत ही तेज है, कॉलेज के टॉपर्स में से एक है। उसकी बुद्धिमत्ता और मेहनत उसे सभी प्रोफेसर्स का पसंदीदा बना देती है। रोहित की शारीरिक बनावट भी आम पढ़ाकू लड़कों से काफ़ी अलग है। उसकी हाइट लगभग 6 फीट है और उसका शरीर फिट है, जैसे कि वह नियमित रूप से जिम जाता हो। रोहित का चेहरा साफ और आकर्षक है और उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसकी बुद्धिमत्ता को और भी अधिक उजागर करती हैं। उसकी मुस्कान बहुत ही प्यारी और मैत्रीपूर्ण होती है, जिससे उसके आसपास का माहौल हमेशा खुशहाल रहता है। रोहित का पहनावा भी हमेशा स्टाइलिश होता है। वह आमतौर पर कैजुअल लेकिन ट्रेंडी कपड़े पहनता है, जो उसकी पर्सनैलिटी को और भी निखारते हैं। चश्मे के बजाय वह कॉन्टेक्ट लेंस पहनता है, जिससे उसकी आंखें और भी आकर्षक लगती हैं। आरव मन ही मन सोचता है, रोहित वाकई में एक संपूर्ण पैकेज है, स्मार्ट, हैंडसम और फिट। वह आम पढ़ाकू लड़कों से बिल्कुल अलग है। शायद यही वजह है कि कॉलेज की कई लड़कियां भी उसे पसंद करती हैं। वे दोनों इसी तरीके से बातें कर रहे थे, तभी आरव का ध्यान एक लड़की की ओर जाता है। वह लड़की आरव को बहुत अजीब लगती है। आरव का ध्यान बार बार उसकी तरफ जा रहा था और वह उसे देख रहा था। आरव मन ही मन, ये लड़की इतनी अजीब क्यों है? मुझे इसे देखकर एक अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है? मुझे इसके बारे में पता करना होगा कि यह कौन है। आरव अपनी पावर का इस्तेमाल करने का सोचता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि रोहित उसके सामने है। रोहित आरव के ध्यान को भांपते हुए, क्या हुआ आरव? फिर से ध्यान भटक गया। आरव संभलते हुए, कुछ नहीं, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गया है और मुझे घर भी जाना है। आरव ये कह करके वहाँ से उठकर जाने लगता है और वह उसे लड़की के बारे में सोचता है कि लड़की कौन है, क्योंकि आरव को बहुत अजीब लगा था उसे देखकर। आखिर वह लड़की कौन है जो वहां बैठी हुई थी, और क्या होगा जब आरव उसे लड़की से मिलेगा? आरव कैफेटेरिया में अपने दोस्त रोहित को बाय कहकर बाहर निकल आया। वह कॉलेज के चारों ओर घूमते हुए सोचने लगा कि उसे इस दुनिया के बारे में और जानना चाहिए। वह सड़क पर आ गया और एक ऐसी जगह ढूंढने लगा जहां कोई ना हो।
एकांत स्थान पाकर आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, अगर मुझे इस दुनिया का सच जानना है तो अपनी आंखें बंद करके ही जान सकता हूँ। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की उसे पूरी दुनिया का असली रूप दिखाई देने लगा। आरव ने देखा कि पृथ्वी पर बहुत सारी रहस्यमयी जगहें हैं। उसने देखा कि यहाँ भगवान और शैतान के बीच लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। उसने एलियंस को देखा जो पृथ्वी के आसपास नजर रखे हुए थे। उसने ये भी देखा कि पृथ्वी से दूसरी दुनिया में जाने के रास्ते हैं और चांद और मंगल ग्रह पर एलियंस का बसेरा है। पृथ्वी पर कुछ ऐसे इंसान हैं जिनके पास पावर भी है जो छुप कर रहते हैं। ये सब देखकर आरव हैरान था। आरव सोचने लगा कि अब मुझे इस दुनिया में छुप कर रहना है और अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी है, क्योंकि रक्ष ने अपनी पूरी जिंदगी पावर पाने और सबसे ताकतवर बनने में लगा दी थी। इस कारण वे कभी भी एक सामान्य जिंदगी नहीं जी पाए थे। अब आरव किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। अगर मैं रक्ष की बात कर रहा हूं तो समझ जाए कि मैं आरव की बात कर रहा हूं, क्योंकि रक्ष और आरव अब एक ही है। ये सब सोचकर वह एक महत्वपूर्ण फैसला लिया कि वह अपनी सभी शक्तियों को लॉक कर देगा। आरव ने अपनी सारी पावर्स को लॉक कर दिया है और वह सामान्य इंसान बन जाता है, लेकिन उसने कुछ पावर को लॉक नहीं किया क्योंकि उसको लगता है कि इन पावर्स की उसको ज़रूरत पड़ सकता है, लेकिन वह अपनी सारी खतरनाक पावर को लॉक कर देता है जो ब्रह्मांड को एक पल में ही ख़त्म कर दे। लेकिन मैं अपनी उन पावर को अनलॉक रखता हूं जिसका उपयोग जरूरी है। अगर कोई बड़ा खतरा आया जो उसका यह पावर हैंडल नहीं कर सकता, तब वह अपने उन खतरनाक पावर को अनलॉक भी कर सकता है। यही सब सोचते हुए आरव बस स्टॉप पर आ जाता है ताकि वह वहां से बस लेकर अपने घर जा सके। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसका बस आ जाता है। वह बस में बैठ जाता है और अब तक जो भी हुआ है उसके साथ वह सोच रहा था। यही सोचते सोचते वह अपने घर आ जाता है। लेकिन आरव को यह नहीं पता है कि पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर कुछ अनजान लोग पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। वह दोस्त है या दुश्मन यह अभी नहीं पता है, और यह पृथ्वी की ओर क्यों आ रहे हैं और तब क्या होगा जब यह आरव से मिलेंगे या आरव उनसे मिलेगा। आरव अपने घर में आता है। वह जैसे ही घर में आता है तो देखते हैं कि घर में कोई नहीं है। आरव अपने कमरे में जाकर अपना बैग रखता है और हाथ मुंह धो लेता है। उसकी माँ जो घर पर रहती थी आज घर पर नहीं है। आरव समझ जाता है कि उसकी माँ पड़ोस में ही कहीं गई होगी। आरव किचन में जाकर अपने लिए खाना ले लिया और कुर्सी पर आकर बैठकर खाने लगा। वह काफ़ी शांति से बैठकर खा रहा था और वह सोच रहा था कि वह काफ़ी लंबे समय बाद खाना खा रहा है। वैसे आरव को खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब से उसके पास रक्षा के पावर आया है तब से उसे ना ही भूख प्यास गर्मी सर्दी नहीं लगता है और उसे नहाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वह अब एक इंसान है, जिस वजह से वह ये सब कर रहा है क्योंकि उसने एक सामान्य जीवन जीना है। जब खाना खा रहा है तब उसे एक आवाज़ आती है जो उसे कहती है कि तुम आज जल्दी कॉलेज से आ गए। आरव उसे आवाज़ की ओर देखा है तो वह देखता है कि उसके सामने एक औरत खड़ी है। उसकी माँ है। आरव की माँ का नाम सविता है। सविता एक सौम्य और दयालु महिला हैं। उनकी उम्र करीब 48 साल है, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक चमक और चेहरे पर एक मुस्कान है जो उनकी उम्र को छिपा देती है। उनके बाल हल्के सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें खूबसूरती से सहेज रखा है, अक्सर चोटी या जूड़ा बनाकर। सविता की आंखें गहरी और समझदार हैं, जो उनके अनुभवों और जीवन के प्रति उनकी समझ को दर्शाती हैं। वह साधारण भारतीय पारंपरिक कपड़े पहनती हैं, जैसे साड़ी या सलवार कुर्ता, और हमेशा अपने ललाट पर बिंदी और हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, जो उनकी सादगी और सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता है। सविता के चेहरे पर हमेशा एक स्नेहिल मुस्कान होती है, जो अपने बच्चों के प्रति उनके असीम प्रेम को प्रकट करती है। माँ की बात सुनकर आरव बोला, हाँ माँ, आज मेरा और कोई लेक्चर नहीं था, इसलिए मैं घर जल्दी आ गया। माँ, ठीक है, अब आराम करो। माँ आरव की ओर देखते हुए बोलती है कि आज तुम काफ़ी ज़्यादा बदले बदले लग रहे हो। आरव हैरान हो जाता है, आपको ऐसा क्यों लगता है? माँ, तुम आज बहुत शांत हो और तुम्हारे बोलने का तरीका भी अलग है, और तुम बहुत कम बोल रहे हो। आरव सोचते हुए, शायद मेरी आत्मा का रक्षा से जुड़ा होने के कारण मैं काफ़ी शांत हूँ और आत्मविश्वासी हूँ। लोगों को इसमें शक हो रहा है कि मैं बदल गया हूँ। अब मुझे उन्हें ये समझाना होगा कि सब सामान्य है। मुझे जल्दी कोई बहाना बनाना होगा। आरव मुस्कुराते हुए, माँ, शायद इसलिए क्योंकि आज मैं थोड़ा थका हुआ हूँ और सोच में डूबा हुआ हूँ। कॉलेज का काम और पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसलिए शायद मैं आज शांत हूँ। माँ चिंतित होकर, अरे बेटा, अगर पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा आराम करो। तुमने सही किया जो जल्दी घर आ गए। आरव, हाँ माँ, बस कुछ दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत करें।
आरव मन में, अब मुझे और सावधानी से अपनी भावनाओं को छुपाना होगा ताकि माँ को कोई शक न हो। और मैं ये कैसे भूल गया था कि माँ के जो इंट्यूशंस होते हैं अपने बच्चों के लिए वह कितने सेंसिटिव होते हैं, चाहे वह मेरी इस दुनिया की यह माँ या फिर मेरे पिछले जन्म की माँ। मुझे सावधान होना होगा। माँ, ठीक है बेटा, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। आरव, ज़रूर माँ, मैं ध्यान रखूंगा। माँ, वैसे तुम्हें कुछ खास खाने का मन है? मैं तुम्हारे लिए कुछ बना सकती हूँ। आरव मुस्कुराते हुए, नहीं माँ, मैंने खुद ही खाना ले लिया है। लेकिन आपका प्यार और खाना हमेशा खास होता है। माँ हंसते हुए, तुम्हारी यही बातें मुझे खुश कर देती हैं। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ बैठ जाती हूँ। आरव और उसकी माँ साथ में बैठते हैं। माँ आरव से पूछती है, माँ, कॉलेज में सब कैसा चल रहा है? कोई नई दोस्ती हुई या कुछ खास? आरव सोचते हुए कि कैसे सामान्य बने रहना है। कॉलेज अच्छा चल रहा है माँ, कुछ नए दोस्त भी बने हैं और पढ़ाई भी ठीक चल रही है। आजकल बस थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ रही है। माँ, अच्छा है, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। लेकिन ध्यान रखना कि तुम खुद को बहुत ज़्यादा थका न दो। आरव, बिल्कुल माँ, मैं अपना ख्याल रख रहा हूँ। आरव मन में, मुझे इस तरह सामान्य बातचीत बनाए रखनी होगी ताकि माँ को कोई शक न हो। मैं तो नहीं थकने वाला, लेकिन मैं दूसरों को जरूर हटा दूंगा क्योंकि आप जानते नहीं कि आपका बेटा क्या बन गया है अभी। माँ, चलो अब तुम आराम करो। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। आरव, ठीक है माँ। माँ, ठीक है, तुम खाना खाओ, मैं घर के बचे हुए काम कर लेती हूँ। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तब आरव सोचता है कि अभी मेरी असलियत सामने आने से बच गया। अब से मुझे पहले जैसा बर्ताव करना पड़ेगा, वरना मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगा। अब आगे क्या होगा? क्या आरव अपनी सच्चाई सब लोगों से छुपा पाएगा या फिर उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी? ये देखने में काफ़ी दिलचस्प होगा। कुछ देर बाद आरव अपनी माँ से पूछता है, माँ, छोटी अभी तक नहीं आई और छोटा भाई भी नहीं आया है। सविता कहती है, छोटी ट्यूशन के लिए पड़ोस में एक लड़की के पास पढ़ रही है और छोटा भाई स्कूल से आने वाला ही होगा। कुछ देर बाद उसके भाई बहन आ जाते हैं। जब तक रात हो जाती है उसके पापा भी घर आ जाते हैं। आरव के परिवार के पास खुद का एक घर है। आरव के परिवार में कुल 6 लोग हैं। माँ, पापा, एक बड़ा भाई आरव जो दूसरे नंबर पर है, उससे 2 छोटे हैं। सबसे छोटी उसकी बहन है। उसका छोटा भाई 10वीं क्लास में पढ़ता है और उसकी छोटी बहन 7वीं क्लास में है। उसका बड़ा भाई नौकरी करता है जो आरव से बड़ा है। पिता राजेश शर्मा, उम्र 50 साल, पेशा प्राइवेट कंपनी में मैनेजर, व्यक्तित्व गंभीर, अनुशासनप्रिय, परिवार के लिए समर्पित। राजेश एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय पिता हैं जो अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। बाहरी रूप, राजेश की हाइट 5 फीट 10 इंच है, बाल हल्के सफ़ेद हो गए हैं और हमेशा करीने से कंघी किए रहते हैं। उनके चेहरे पर कुछ झुर्रियां हैं जो उनकी मेहनत और अनुभव को दर्शाती हैं। वे आमतौर पर फॉर्मल कपड़े पहनते हैं। माँ सविता शर्मा, उम्र 48 साल, पेशा गृहिणी, व्यक्तित्व सौम्य, दयालु, समझदार। सविता अपने बच्चों के प्रति बेहद स्नेहिल हैं और उनके सभी कामों में उनका ध्यान रखती हैं। वह परिवार की धुरी हैं जो सभी को एक साथ बांधकर रखती हैं। बाहरी रूप, सविता की हाइट 5 फीट 4 इंच है, बाल हल्के सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें खूबसूरती से सहेज रखा है। उनकी आंखें गहरी और समझदार हैं जो उनके अनुभवों और जीवन के प्रति उनकी समझ को दर्शाती हैं। वे साधारण भारतीय पारंपरिक कपड़े पहनती हैं जैसे साड़ी या सलवार कुर्ता, और हमेशा अपने ललाट पर बिंदी और हाथों में चूड़ियां पहनती है। बड़ा भाई आकाश शर्मा, उम्र 25 साल, पेशा मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, व्यक्तित्व मेहनती, जिम्मेदार, सहयोगी। आकाश अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और अपने परिवार के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बाहरी रूप, आकाश की हाइट 6 फीट है, बाल घने और काले हैं। वह शारीरिक रूप से फिट हैं और अक्सर कैजुअल लेकिन स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान होती है जो उनकी दयालुता को दर्शाती है। आरव शर्मा, उम्र 20 साल, पेशा कॉलेज छात्र, व्यक्तित्व शांत, आत्मविश्वासी, गूढ़। आरव हाल ही में अपने जीवन में बड़े बदलाव से गुजरा है और अपनी नई पहचान को छुपाने की कोशिश कर रहा है। बाहरी रूप, आरव की हाइट 5 फीट 9 इंच है, बाल काले और घने हैं। उनका शरीर फिट है और चेहरे पर एक हल्की दाढ़ी है जो उन्हें और भी आकर्षक बनाती है। वह आमतौर पर कैजुअल कपड़े पहनते हैं। छोटा भाई रोहन शर्मा, उम्र
16 साल, कक्षा 10वीं। व्यक्तित्व बुद्धिमान, नटखट, महत्वाकांक्षी। रोहन पढ़ाई में तेज है और हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता है। बाहरी रूप रोहन की हाइट 5 फीट 7 इंच है, बाल काले और थोड़े घुंघराले हैं। वह अक्सर स्पोर्टी कपड़े पहनता है और चेहरे पर हमेशा एक चंचल मुस्कान होती है। रात के समय जब सभी घर पर थे, राजेश अपने बच्चों के साथ बैठकर उनके दिन के बारे में बातें करते हैं। आकाश अपने ऑफिस के अनुभव साझा करता है, जबकि आरव कॉलेज की नई घटनाओं के बारे में बताता है। रोहन अपनी पढ़ाई के बारे में चर्चा करता है और रिया अपने दोस्तों के साथ ट्यूशन में हुई मजेदार बातें सुनाती है। सविता सबके लिए खाना परोसते हुए अपनी ममता भरी मुस्कान से सबको देखती हैं। इस तरह ये परिवार एक दूसरे के साथ समय बिताकर अपनी खुशियों और समस्याओं को साझा करता है। राजेश और सविता अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं और उन्हें एक अच्छा भविष्य देने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। आरव, जो अपने भीतर एक अद्वितीय शक्ति का एहसास कर रहा है, अपनी नई पहचान को समझने की कोशिश में लगा रहता है। परिवार की यह छोटी छोटी खुशियां और साथ बिताया गया समय आरव को अपनी नई जिंदगी के उतार चढ़ावों से लड़ने की ताकत देता है। आरव सोचता है कि पिछले जिंदगी में उसे ऐसे परिवार बहुत मुश्किल से साथ देता था, उसे सपोर्ट नहीं किया जाता था, लेकिन उसके पीछे जिंदगी में ऐसा परिवार नहीं मिला था, तो इस परिवार का साथ देने का सोचता है। इस परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा और उसे ज़रूरत पड़ी तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी करेगा इस परिवार को बचाने के लिए। यही सोचकर वह अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन यहाँ नीचे उसके माँ बाप के कमरे में उसकी माँ को आरव पर अभी भी शक हो रहा था कि आरव बदला हुआ है, इसलिए वह अपने पति से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश करती है। जब सभी ने खाना खा लिया तो हर कोई अपने अपने कमरे में चला गया। सविता और राजेश भी अपने कमरे में थे। सविता ने राजेश से कहा, राजेश, मुझे आरव के बारे में कुछ कहना है। सुबह से आरव कुछ बदला बदला लग रहा है। राजेश ने सविता की चिंता भांपते हुए पूछा, क्या हुआ सविता? क्या तुम्हें लगता है कि वह पहले जैसा हो रहा है? सविता ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ, मुझे डर लग रहा है। जैसे वह पहले था, कहीं वैसा ही तो नहीं हो रहा। राजेश ने सविता को शांत करते हुए कहा, देखो सविता, हमें फिलहाल इस बारे में आरव से बात नहीं करनी चाहिए। ये समय का असर हो सकता है या फिर हो सकता है कि वह कुछ और सोच रहा हो। अभी हम उसे लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले सकते। राजेश ने सविता का हाथ थामते हुए कहा, हम पहले उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे और फिर जो सही लगेगा वो करेंगे। सविता ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई, ठीक है राजेश, हम ध्यान रखेंगे, लेकिन मुझे सच में चिंता हो रही है। राजेश ने सविता को दिलासा देते हुए कहा, हम साथ हैं सविता, कोई भी समस्या हो हम मिलकर उसका समाधान निकालेंगे। तभी सविता अपना सर हिला के हाँ कर देती है। फिर वह दोनों बेड पर सोने के लिए चले जाते हैं। सविता कोई देर बाद सो जाती है, लेकिन राजेश नहीं सोता है। वह मन में सोचता है, अगर सच में आरव पहले जैसा हो रहा है तो फिर यह ठीक नहीं है। तो करो, पहले जैसा हो गया तो बहुत बुरा होगा, सबके साथ बहुत बुरा होगा। क्या मुझे उसे बुलाना चाहिए जिसने उसे पहले ठीक किया था? नहीं नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर रहा हूँ। पहले मुझे देखना होगा कि आरव कैसा है, अगर सच में पहले जैसा होगा तब मैं उसे बुलाऊंगा। ये कहकर वह भी सो जाते हैं। आखिर में कौन है जिसे राजेश बुलाने के बारे में सोच रहा है? क्या है आरव का वो राज जो उसके माँ बाप उसे छुपा रखे हैं? और क्या मतलब है कि वह पहले जैसा हो रहा है? क्या आरव का और भी कोई राज है जो खुद आरव को ही नहीं पता है? आरव के कमरे में आरव बेड पर लेटकर सोच रहा है कि इस दुनिया में कुछ इंसानों के पास पावर है और वह ताकतवर भी है। इस दुनिया में काफ़ी रहस्यमयी जगह है और दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। यहाँ पर इंसानों के अलावा और भी कई तरह के जीव रहते हैं और इस दुनिया पर कई दुनिया की नज़र भी है। आरव यही सोचते सोचते एक और बात याद आता है कि वह लड़की जिसे मैंने देखा वह इतनी अजीब क्यों है? लगता है मुझे उसे कल बात करना होगा। मिल्क मुझे उसके बारे में जानने का बहुत अच्छा कर रहा है। आखिर कौन है वह और कहाँ से आई है और कहाँ की? अब मेरा इस दुनिया में मन लगेगा, मैं बोर नहीं होऊंगा। अगर मेरा खेलने का मन करेगा तो मैं इन लोगों के साथ खेल सकता हूँ। यही सोचता हुए उसके मुँह पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गया और वह सो गया। लेकिन जब आरव सो रहा था तो उसे यह नहीं पता था कि आज रात को कहीं दूसरी जगह पर कुछ हो रहा है बहुत ही अजीब, जो उसके कल पर बहुत इफेक्ट करने वाला है, जो उसके सामान्य जीवन को जीने में बहुत मुसीबतें खड़ी करने वाली है। आरव जब सो जाता है तो उसके सोने के बाद शहर के कोने में 20 से 25 लोग इकट्ठा होते हैं। वे लोग एक सुनसान जगह पर खड़े होकर शहर में तबाही मचाने की योजना बना रहे होते हैं। एक आदमी धीरे से कहता है, हमें जल्द से जल्द अपने काम को अंजाम देना होगा, बहुत समय हो चुका है। उनमें से एक आदमी जो उनका बॉस था, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी।
वह अपनी फायर पावर से खेलते हुए कहता है, हम कल रात हमला करेंगे। हमारे पास जो पावर है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तभी अचानक एक मास्क पहने लड़की छाया से बाहर निकलती है। उसकी आंखों में दृढ़ता और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वह तेजी से आगे बढ़ती है और गुंडों के सामने खड़ी हो जाती है। लड़की कड़क आवाज में, तुम्हारा प्लान क्या है, बताओ। गुंडे एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम हमें रोक सकती हो? हंसी की बात है। बॉस हंसते हुए, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन ये तुम्हारे लिए आखिरी हिम्मत होगी। लड़की बिना किसी चेतावनी के तेजी से आगे बढ़ती है और एक गुंडे को जोरदार मुक्का मारती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। वह फिर दूसरे गुंडे की ओर मुड़ती है और उसे एक किक से दूर फेंक देती है। गुंडे घबराहट में इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन लड़की एक के बाद एक उन्हें गिराती जाती है। बॉस गुस्से से अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है। वह आग की लपटें उसकी ओर फेंकता है, लेकिन लड़की तेजी से झुककर बच जाती है। लड़की एक छलांग लगाकर बॉस के पास पहुंचती है और उसकी कलाई पकड़ लेती है। बॉस की आंखों में भय दिखाई देता है। बॉस गुस्से से, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे टकरा रही हो? लड़की दृढ़ता से, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों ने इस शहर के लिए बहुत परेशानी खड़ी की है और अब ये खत्म होने वाला है। वह एक जोरदार वार करके बॉस को जमीन पर गिरा देती है और उसे बेहोश कर देती है। बाकी गुंडे डर से पीछे हट जाते हैं और भागने लगते हैं। जैसे ही लड़की अपनी जीत का जश्न मना रही होती है, बॉस अचानक उठता है और अपनी फायर पावर से उस पर हमला करता है। लेकिन लड़की अपने चारों ओर एक ऊर्जा ढाल बना लेती है, जिससे वह खुद को सुरक्षित रखती है। ये देखकर बॉस हैरान रह जाता है। बॉस हैरानी से, तुम भी एक सुपर ह्यूमन हो? लड़की के चेहरे पर एक छोटी सी टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। वह कहती है, हाँ, और अब ये शहर तुम्हारे जैसे लोगों से सुरक्षित रहेगा। लड़की बाकी गुंडों को भी एक एक कर मार देती है, लेकिन उसे उनके प्लान का पता नहीं चलता। वह निराश होकर कहती है, मुझे जल्द से जल्द इनका प्लान पता करना होगा, क्योंकि यह लोग शहर के लिए बहुत बड़े खतरे हैं। तभी उसे कुछ याद आता है। वह अचानक ठहरती है और अपने विचारों में डूब जाती है। शायद मुझे उस पुराने गोदाम की जांच करनी चाहिए। हो सकता है कि वहां मुझे इनके प्लान के बारे में कुछ सुराग मिल जाए। वह दृढ़ संकल्प के साथ अपनी अगली चाल की योजना बनाती है, जानती है कि उसे शहर को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। लड़की गोदाम की जांच करने जाती है, लेकिन वहां उसे कुछ भी नहीं मिलता। वह निराश होकर वहां से चली जाती है। जैसे ही वह गोदाम से बाहर निकलती है, दूर से एक रहस्यमयी व्यक्ति उसे देख रहा होता है। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी और वह हर घटना को ध्यान से देख रहा था। वह खुद से बड़बड़ाता है, लगता है अब ये दुनिया पहले जैसी शांत नहीं रही। जो लोग छुपे थे वे सब सामने आने लगे हैं। कुछ बड़ा होने वाला है और मैं इसे रोकने के लिए तैयार हूं। लड़की वहां से चली जाती है और वही रहस्यमयी व्यक्ति भी वहां से चला जाता है। जैसे ही लड़की आगे बढ़ती है, वह धीरे धीरे अपना मास्क उतारने लगती है। पहले उसकी गहरी हरे रंग की रुबी जैसी आंखें चमकने लगती हैं और फिर धीरे धीरे उसका चेहरा दिखने लगता है, जो बहुत खूबसूरत लेकिन खतरनाक भी था। उसी समय वह रहस्यमयी व्यक्ति अपने साथियों के पास पहुंचता है। वे एक छिपे हुए स्थान पर जमा होते हैं। रहस्यमयी व्यक्ति, मैंने जो कुछ भी देखा है वह बताने आया हूं। उस लड़की ने उन गुंडों को हरा दिया, लेकिन वह उनके प्लान का पता नहीं लगा पाए। उसके साथी चिंतित हो जाते हैं। पहला साथी, ये गुंडे किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे? तुम्हें क्या लगता है कि उनका असली मकसद क्या है? दूसरा साथी, क्या तुम्हें लगता है कि वही चीज़ होने वाली है जिसका हमें डर था? रहस्यमयी व्यक्ति, हाँ, मुझे शक है कि ये लोग उस बड़े प्लान का हिस्सा हैं जो हमारे शहर के लिए खतरा है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। पहला साथी चिंतित होकर, हमें और जानकारी जुटानी होगी। हमें पता लगाना होगा कि ये लोग कौन हैं और उनका अगला कदम क्या है। दूसरा साथी, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। हमें तुरंत एक्शन लेना होगा। रहस्यमयी व्यक्ति दृढ़ता से, हम तैयार रहेंगे। ये लड़ाई अब हमारी है और हमें इस शहर को बचाना होगा। लड़की अपनी राह पर आगे बढ़ती है, अनजान कि वह किसी की नज़र में है और शहर में एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होती है, जबकि दूसरी ओर उसके दुश्मन भी अपने अगले कदम की तैयारी कर रहे हैं। आरव इन सभी घटनाओं से अनजान गहरी नींद में सो रहा होता है। दूसरी ओर शहर में खतरनाक षड्यंत्रों और रहस्यमयी शक्तियों का खेल जारी रहता है।
सुबह का सूरज अपनी पहली किरणें बिखेरते हुए शहर को रोशन करने लगता है। मोहल्ले की गलियों में हलचल बढ़ने लगती है। पक्षियों की चहचहाहट और लोगों की गतिविधियां एक नई शुरुआत का संकेत देती हैं। आरव की नींद धीरे धीरे खुलती है। वह बिस्तर पर करवट बदलता है और अपनी आंखें मसलते हुए उठता है। उसे नहीं पता कि रात में क्या क्या घटित हुआ है और किस तरह की ताकतें उसके शहर को घेर रही हैं। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर समय देखते हुए वह बुदबुदाता है, एक और दिन, वही रोजमर्रा की जिंदगी। उधर रहस्यमयी व्यक्ति और उसके साथी अपने अड्डे पर बैठकर पिछले रात की घटना की चर्चा कर रहे होते हैं। रहस्यमयी व्यक्ति: हमें उस लड़की के बारे में और पता लगाना होगा। उसने उन गुंडों को हराया है, लेकिन वे किसके आदेश पर काम कर रहे थे, ये हमें जानना है। पहला साथी: हमारे पास समय कम है। अगर हम इनकी साजिश को नहीं रोक पाए तो शहर को बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा साथी: हमें अपनी तैयारी पूरी करनी होगी। जो भी हो, हमें इस शहर की सुरक्षा करनी है। रहस्यमयी व्यक्ति: ठीक है, आज रात हम अपने मिशन को अंजाम देंगे। सभी को तैयार रहना होगा। शहर के कोने कोने में अज्ञात शक्तियों का खेल जारी रहता है और हर कोई अपने अपने उद्देश्य को पूरा करने में लगा हुआ है। रात में जो रहस्यमयी घटनाएं हुईं, वे एक नई शुरुआत का संकेत हैं और इसके परिणामस्वरूप क्या होगा, यह अभी अनिश्चित है। आरव इन सभी चीज़ों से अनजान है। ये चीज़ उसकी ज़िंदगी पर क्या असर डालेंगे और उसके जीवन में क्या क्या बदलाव होगा, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। जब आरव की नींद सुबह खुली तो वह जल्दी से अपने बिस्तर से उठकर नहा धोकर कॉलेज के लिए तैयार हो गया। वह अपने कमरे से बाहर निकला और डाइनिंग टेबल पर आकर नाश्ता करने लगा। उसके पापा, भाई और बहन भी खाने के लिए आ गए। आरव ने इधर उधर नज़र दौड़ाई और पूछा, बड़े भैया कहाँ हैं? वह खाना नहीं खाएंगे। उसकी माँ, सविता शर्मा, ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उन्हें ऑफिस से कॉल आया था तो वह सुबह सुबह ऑफिस चले गए। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लगता है कि भैया को ऑफिस में जरूरी काम है। वह दिन भर काम करते हैं। फिर उसने थोड़ा सोचते हुए पूछा, वह तो ठीक है, लेकिन भाभी कहाँ हैं? वह अभी तक अपने मायके से वापस नहीं आई हैं। सविता ने कहा, नहीं, उसके माता पिता ने कुछ दिनों के लिए रोक लिया है ताकि वह अपनी नाती को देख और खेल सकें। आरव ने सहमति में सिर हिलाया, ये बात भी सही है। भाभी ने कुछ महीने पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया है और वह अपने माता पिता से काफ़ी समय से नहीं मिली है। भाभी के माँ बाप अपने नाती से भी मिलना चाहते हैं। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और नाती के साथ समय बिताना उनके लिए बहुत खास होता है। आरव के पापा, जो चाय पी रहे थे, ने भी इसमें सहमति जताई, हाँ, हमें भी थोड़ा समय देना चाहिए उन्हें। वे भी अपने नाती को देखना चाहते हैं। आरव की छोटी बहन ने, जो अपने स्कूल की तैयारी कर रही थी, चहकते हुए कहा, भाभी जब वापस आएंगी तो हमें उनके साथ खूब सारी मज़ेदार बातें करनी हैं। आरव ने हंसते हुए कहा, हाँ, और भैया भी तब थोड़ा रिलैक्स कर पाएंगे। सविता ने सबको नाश्ता परोसते हुए कहा, चलो अब जल्दी से नाश्ता खत्म करो, तुम्हें कॉलेज और स्कूल के लिए देर हो जाएगी। आरव और उसके परिवार के सदस्य नाश्ते का आनंद लेते हुए आपस में बातें करते रहते हैं। आरव के मन में शहर में हो रही घटनाओं का कोई अंदाजा नहीं था। वह अपने सामान्य दिनचर्या में व्यस्त रहता है, जबकि शहर में रहस्यमयी घटनाओं का सिलसिला जारी है। आरव के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। ये कहकर वे अपने काम पर चले जाते हैं। आरव के पापा बहुत मेहनत करते हैं। वे अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने की कोशिश में लगे रहते हैं और अपने सभी बच्चों को पढ़ाया और उन्हें सफल बनाने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने अपने बड़े बेटे को एक अच्छी जगह पर काम दिलाया है और उसकी शादी भी करवाई है। वे हमेशा परिवार में कोई भी मुसीबत नहीं आने देते हैं और जो भी मुसीबत आती है, उसे हल करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने परिवार को एकजुट रखने की बहुत कोशिश की है। आरव ने थोड़ा सोचते हुए कहा, मेरे बड़े भाई की शादी को अभी 1.5 साल ही हुए हैं। मेरी भाभी बहुत खूबसूरत और अच्छी हैं। वह परिवार से बहुत प्यार करती हैं और परिवार को संभालने की पूरी कोशिश करती हैं। आरव की माँ, सविता शर्मा, ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, वह सचमुच बहुत प्यारी है। आरव के मन में एक गहरी सोच चल रही थी, लेकिन उनके बारे में एक राज है जो कोई नहीं जानता। वह अपने मन में बड़बड़ाया, वह राज क्या है, मैं भी नहीं जानता था। लेकिन जब से मेरे पास शक्तियां आई हैं, तब मुझे इस सच्चाई के बारे में पता चला था और मैं भी काफ़ी हैरान हो गया था। आरव ने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, इसके अलावा सिर्फ मेरी भाभी ही नहीं, बल्कि मेरे परिवार के भी कई सारे राज हैं।
उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, और उनमें से एक राज जो मेरे बारे में है। आरव ने अपने नाश्ते को खत्म किया और अपने बैग को उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसे पता था कि उसके परिवार में छिपे राज धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और वह अपने जीवन के एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। आरव कहता है कि यह जिंदगी अब थोड़ी दिलचस्प होने वाली है, बहुत ही मजा आने वाला है यहाँ पर। आरव अपने घर से बाहर निकला और बस स्टॉप की ओर चल दिया, जहाँ से उसे कॉलेज के लिए बस पकड़नी थी। वह चाहता तो अपनी शक्तियों का उपयोग कर एक ही पल में कॉलेज पहुंच सकता था, लेकिन उसने सोचा कि एक आम लड़के की तरह बस से जाना ही सही रहेगा। बस स्टॉप पर वह बस का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसकी बस आ गई और वह उसमें बैठ गया। जब बस अगले स्टॉप पर रुकी तो उसमें कुछ लोग चढ़े। उनमें से एक लड़की भी थी जो आरव के बगल वाली सीट पर बैठ गई क्योंकि वह सीट खाली थी। आरव ने उस लड़की को एक बार देखा और फिर अपने फ़ोन में व्यस्त हो गया। उसने उस लड़की पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और लड़की भी चुपचाप बैठी रही। कुछ देर बाद वह लड़की अगले स्टॉप पर उतर गई। बस यात्रा के दौरान आरव देखता रहा कि लोग बस में चढ़ते और उतरते रहते हैं। कई लोग आरव से थोड़ी बहुत बातें भी करने लगे। आरव इन सब का ध्यान रखता रहा और उन पर विचार करता रहा। आरव ने अपने आप से कहा, ये जिंदगी सच में काफ़ी दिलचस्प है। कुछ लोग जिंदगी में थोड़े समय के लिए साथ रहते हैं, फिर अपने रास्ते चले जाते हैं। चाहे वे अपने हो या गैर, वे हमारी जिंदगी में बदलाव लाते हैं, गम या खुशी के पल दिखा जाते हैं। बगल में बैठे एक अंकल, जिनका नाम रमेश वर्मा था, ने आरव की बात सुन ली। उनकी उम्र करीब 55 साल थी, चेहरे पर झुर्रियां थीं और बाल सफ़ेद हो रहे थे, लेकिन आंखों में अनुभव और समझ की चमक थी। वे हल्की मुस्कान के साथ बोले, तुमने सही कहा बेटा। ये जिंदगी एक बस की तरह है। इसमें लोग आते और जाते रहते हैं। कोई लंबा साथ के लिए, कोई छोटे समय के लिए। सबका कुछ न कुछ हमारी जिंदगी में महत्व होता है। आरव ने सहमति में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए रमेश अंकल की ओर देखा। अंकल की आंखों में एक गहरी समझ और अनुभव की चमक थी। उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। हर मुलाकात, हर अनुभव से कुछ सीखने की कोशिश करो। यही जिंदगी है। आरव ने जवाब दिया, आपने सही कहा अंकल। लेकिन कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे हालात या मोड़ पर आते हैं जिनका सामना करना बहुत मुश्किल होता है। रमेश अंकल ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले, बेटा तुम दिखने में काफ़ी जवान हो, लेकिन तुम्हारी सोच काफ़ी अच्छी है। आजकल के जवानों के पास ऐसी सोच नहीं है। आरव ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, जवानी की बात नहीं है अंकल। हालात और वक्त सब कुछ हमें सिखा देते हैं और समझा देते हैं। रमेश अंकल ने सहमति में सिर हिलाया, लगता है तुमने पूरी जिंदगी देख ली है। आरव ने धीरे से कहा, शायद पूरी जिंदगी ही मैंने देख ली। अंकल ने उसकी धीमी आवाज़ नहीं सुनी और बोले, कुछ कहा बेटा? आरव ने तुरंत कहा, नहीं अंकल, बस यही कि जिंदगी सबको सही समय पर कुछ सिखाती है। जो समझ जाते हैं वे बढ़िया होते हैं और जो नहीं समझ पाते उनका कुछ नहीं किया जा सकता। अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा बेटा। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? आरव ने जवाब दिया, मैं तो अपने कॉलेज जा रहा हूँ। अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? रमेश अंकल बोले, मैं जो कॉलेज है उसके आगे जा रहा हूँ। वहाँ पर मेरी एक छोटी सी दुकान है और घर भी है। आरव ने दिलचस्पी से पूछा, दुकान किस चीज़ की है अंकल? रमेश अंकल ने गर्व से कहा, मेरी एक किराने की दुकान है। करीब 20 साल से चला रहा हूँ। मेरे पिताजी ने शुरू की थी और अब मैं उसे संभाल रहा हूँ। दुकान का नाम वर्मा किराना स्टोर है। लोग हमारे यहाँ से सारा राशन खरीदते हैं। आरव ने उत्सुकता से पूछा, वहाँ पर आपका घर भी है अंकल? रमेश अंकल ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, दुकान के ऊपर ही हमारा घर है। छोटा सा परिवार है। मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं। बच्चे अब बड़े हो गए हैं। एक बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है और बेटी डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है अंकल। आप अपने परिवार और काम दोनों को संभाल रहे हैं। रमेश अंकल की आंखों में गर्व और खुशी की झलक थी। हाँ बेटा, भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। आरव ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अंकल आपने सही कहा। हालात और वक्त सब कुछ हमें सिखा देते हैं और समझा देते हैं।
रमेश अंकल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुम दिखने में काफ़ी जवान हो, लेकिन तुम्हारी सोच काफ़ी अच्छी है। आजकल के जवानों के पास ऐसी सोच नहीं होती। आरव ने जवाब दिया, जवानी की बात नहीं है अंकल, शायद ये सब हालात और वक्त का ही नतीजा है। रमेश अंकल ने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि तुमने बहुत कुछ देखा और सहा है। शायद तुम्हारी जिंदगी में भी कई मुश्किलें आई होंगी, लेकिन तुमने उनका सामना किया है। यही सबसे बड़ी बात है। आरव ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, जी अंकल, मैंने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना चाहता हूँ। रमेश अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये बहुत अच्छी बात है। हमेशा कोशिश करो कि तुम्हारी जिंदगी में शांति और सुकून हो। आरव ने सहमति में सिर हिलाया और धन्यवाद कहा। आरव अपने पास्ट लाइफ की यादों में खो जाता है और सारी पुरानी बातें याद करने लगता है जो उसने सारी तकलीफ सहा है और मुसीबत का सामना किया है। तभी आरव का ध्यान तोड़ते हुए रमेश अंकल ने कहा, तुम जैसा यंगस्टर आज के समय में दिखना बहुत मुश्किल है, जो दुनिया की समझ भी रखते हैं। अगर नसीब रहा तो हम जरूर मिलेंगे। तुम बहुत अच्छे लड़के हो। आरव ने नम्रता से कहा, मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना आप समझ रहे हैं। बस मैं एक आम लड़का हूं। क्योंकि आरव जानता था कि वह कैसा लड़का है और वह क्या कर सकता है, और उसने अपने आप को अच्छा लड़का इसलिए नहीं कहा कि क्योंकि अगर उसे कोई तंग करे या परेशान करे, फालतू में उसे कोई उंगली करे, तो वह जान तक ले सकता है, और उसने कई जान ली हुई है जिस वजह से अपने आप को अच्छा नहीं मानता है। अंकल मुस्कुराते हुए बोले, हाँ हाँ, तुम आम लड़के हो जो पूरी दुनिया की समझ रखने की कोशिश करते हो। आरव भी थोड़ा मुस्कुरा दिया। इस तरह दोनों की बातें चलते रहीं। बस के अगले स्टॉप पर आरव का कॉलेज आ गया। आरव बस से उतरकर कॉलेज के गेट के सामने खड़ा हो गया और अंकल को बाय कहा। अंकल ने भी मुस्कुराते हुए बाय कहा। बस के चलते ही रमेश अंकल ने मन ही मन सोचा, आज के समय में ऐसे नौजवान मिलना सच में काफ़ी मुश्किल है जो दुनिया की इतनी समझ रखते हों। ये लड़का काफ़ी आगे जाएगा। इधर आरव भी मन ही मन सोच रहा था, काफ़ी लंबे समय बाद मैंने किसी से इस तरह से बातें की हैं। सच में ये जिंदगी मुझे पसंद आने लगी है। मैं इस जिंदगी को जीना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपने पिछले जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। अब मुझे इस नई जिंदगी को पूरी तरह से जीना है। आरव की जिंदगी में संघर्ष और रहस्य हमेशा से उसके साथ ही रहे हैं। अपनी अनोखी शक्तियों और असामान्य जिंदगी की वजह से उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं और अनगिनत बार लोगों की जानें ली हैं। लेकिन अब वह एक सामान्य जीवन जीना चाहता था, जिसमें न तो लड़ाइयाँ हों और न ही वह गहरे रहस्य। कॉलेज के गेट के सामने खड़ा होकर आरव ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसे अपने संघर्षों की याद आई, लेकिन उसने उन्हें पीछे छोड़ते हुए कहा, अब मैं एक नई शुरुआत करूंगा। आरव को कॉलेज में दाखिल होने के कुछ ही देर बाद कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह सोचने लगा, आज कॉलेज में कुछ तो अजीब हो रहा है। आरव को यह एहसास हो रहा था कि कॉलेज में कुछ असामान्य गतिविधि हो रही है। उसने चारों ओर ध्यान दिया और महसूस किया कि पूरे कॉलेज में एक अजीब सी आभा फैली हुई है, जो इस दिन को अलग बना रही थी। उसके दिल में एक हलचल थी, जैसे कुछ अप्रत्याशित होने वाला है। आरव अपने चारों ओर देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो आरव ने फिर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का सोचा। आरव ने अपनी शक्तियों का उपयोग करने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने अपनी शक्तियों को सक्रिय किया, उसकी आंखें नीले रंग में चमकने लगीं और उसकी पुतलियों का रंग नीला हो गया। उसकी दृष्टि अचानक तेज हो गई और वह उन चीज़ों को देखने में सक्षम हो गया जो सामान्य आंखों से नहीं देखी जा सकती थीं। आरव ने अपनी नई दृष्टि का उपयोग करते हुए कॉलेज के चारों ओर देखा। उसकी दृष्टि में हर चीज़ का रंग और रूप अलग दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि कुछ असामान्य ऊर्जा कॉलेज के चारों ओर फैली हुई थी। ये ऊर्जा किसी रहस्यमय शक्ति का संकेत दे रही थी, जो कॉलेज के वातावरण को प्रभावित कर रही थी। आरव ने चारों ओर ध्यान दिया और अपनी सुपर आई का उपयोग करके कॉलेज का निरीक्षण शुरू किया। उसकी शक्तियों ने उसे उन चीज़ों को देखने की क्षमता दी, जो सामान्य आंखों से नहीं देखी जा सकती। उसने ध्यान केंद्रित किया और पूरे परिसर का निरीक्षण किया। आरव का मनोबल उच्च था और उसके दिल में एक अजीब सा उत्साह था। उसने मन ही मन सोचा, आज का दिन वाकई में अलग है। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक ये वह कुछ नहीं करते, मैं भी कुछ नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही वे कुछ करेंगे, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ।
आरव ने अपनी नज़रें आसपास के लोगों पर भी घुमाया। वह लोग अभी सामान्य दिख रहे हैं, इसलिए आरव भी कुछ नहीं करता है और अपनी शक्तियों को वापस शांत कर देता है और वह पहले जैसा हो जाता है। लेकिन मन में आरव सोच लिया था, अगर वह कुछ भी करेंगे है तो मैं उन्हें मार दूंगा। आरव ने जब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था तो जान गया था कि यह ऊर्जा कहाँ से आ रहा है और किसी से आ रहा है, लेकिन आरव फिर भी कुछ नहीं किया। वह शांत हो गया क्योंकि रहस्यमय शक्ति ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचा था। इतना कहकर आरव अपने कॉलेज के अंदर। आखिर कौन था वह जिसे आरव ने देखा था और क्या प्रभाव डालने वाला है आरव के जीवन पर वह रहस्यमयी शक्ति, और साथ में क्या होने वाला है कॉलेज में। जैसे आरव देखकर हैरान तो था लेकिन शांत भी, और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय स्माइल आ गई। इसका मतलब क्या है? क्या आरव अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाएगा या फिर एक नई शुरुआत करेगा? आम लड़का बनकर सवाल बहुत, जवाब अभी तक कुछ भी नहीं। और साथ में वह लड़की कौन थी और वह किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे? वह सब गुंडे कौन है? आरव कॉलेज के गेट पर खड़ा था। सुबह की ताजगी में हल्की हल्की हवा चल रही थी और सूरज की किरणें कैंपस की हरियाली पर पड़ रही थीं। क्लास शुरू होने में अभी समय था, तो उसने सोचा कि कैंपस में थोड़ी देर खड़ा रहकर दोस्तों का इंतजार करे। उसने अपने बैग को थोड़ा ठीक करते हुए चारों ओर देखा। कैंपस में कुछ छात्र छात्राएं इधर उधर बातें कर रहे थे, कुछ लोग बेंचों पर बैठे हुए थे और कुछ फुटबॉल खेल रहे थे। तभी उसने दूर से अपने दोस्त विकास को आते देखा। विकास का हंसमुख चेहरा हमेशा की तरह जोश से भरा हुआ था। वह काले रंग की जीन्स और नीली टी शर्ट पहने हुए था, जो उस पर खूब जच रही थी। उसकी ऊंचाई लगभग 6 फीट थी और वह हमेशा अपने बालों को अच्छे से सेट करता था। विकास तेज चाल में सीधे आरव की ओर बढ़ रहा था, उसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी। विकास ने पास आते ही हंसते हुए कहा, भाई, मैंने सुना है कि कल तुम क्लास में सो रहे थे और टीचर ने तुम्हें बाहर खड़ा कर दिया था। उसने आरव के कंधे पर जोर से हाथ मारा। आरव ने भी हंसते हुए जवाब दिया, हाँ भाई, कल मैं सो रहा था। विकास ने चुटकी लेते हुए पूछा, तुम्हें उसने जगाया नहीं था? उसने अपनी आंखों में शरारत भरी मुस्कान लाते हुए कहा। आरव ने कहा, वह कल कॉलेज नहीं आया था, इसलिए मुझे टीचर से डांट सुननी पड़ी, वरना मैं बच जाता। विकास ने हंसते हुए अपने माथे पर हाथ मारा और बोला, साला, वह आया नहीं। मैं उसको मारूंगा। मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। साला अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया होगा। आरव ने भी हंसते हुए कहा, उसके तो मैं भी पिटूंगा। उसे आने दो। वे दोनों हंसते हुए बातें कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि सूरज, उनका तीसरा दोस्त, उनकी ओर बढ़ रहा था। सूरज का चेहरा हमेशा की तरह शांत और स्थिर था। वह हल्के भूरे रंग की शर्ट और सफ़ेद पैंट पहने हुए था। सूरज का कद मध्यम था, लेकिन उसकी मांसपेशियां मजबूत थीं। उसके घने काले बाल हमेशा उसकी माथे पर गिरते रहते थे, जिन्हें वह अक्सर पीछे करने की कोशिश करता था। उसने एक बैग कंधे पर टांगा हुआ था और हाथ में एक किताब पकड़ी हुई थी। सूरज ने पास आकर कहा, और कैसे हो तुम दोनों? सब ठीक है ना? जैसे ही दोनों ने उसे देखा, उन्होंने उसे पकड़ लिया और नीचे झुकाकर उसकी पीठ पर मुक्के मारना शुरू कर दिया। सूरज ने चिल्लाते हुए कहा, हरामी दोस्तों, छोड़ो, क्यों मुझे मार रहे हो? दोनों ने कहा, भाई, कल कॉलेज क्यों नहीं आया था? सूरज ने कहा, यार, मेरे घर पर जरूरी काम था, इसलिए नहीं आ पाया। दोनों ने उसे घूरते हुए कहा, भाई, हमसे झूठ मत बोल। जल्दी बता, कल कॉलेज क्यों नहीं आया? गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया था। सूरज ने कहा, नहीं भाई, घर की सफाई हो रही थी और मैं सामान शिफ्ट कर रहा था। विकास ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो अब सफाई करने लगे हो? वाह, क्या बात है। सूरज ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ भाई, जब नया घर बनाओ तो ये सब तो करना ही पड़ता है। आरव और विकास ने कहा, ठीक है भाई, बढ़िया है। तभी सूरज ने कहा, मैंने तुम दोनों को मैसेज भेजा था, चेक नहीं किया क्या? विकास ने कहा, अरे यार, कल मुझे बहुत ज़रूरी काम था तो मैं किसी का भी मैसेज चेक नहीं कर पाया। आरव ने हंसते हुए कहा, साला, तुझे घंटा कोई काम होगा? तू तो घूमने में बिजी होगा। कौन सा तू कॉलेज में पूरे समय रहता है? मुश्किल से 1-2 घंटे के लिए कॉलेज में रहता है, फिर बाहर चला जाता है। विकास ने कहा, अरे नहीं यार, कल बिजनेस मीटिंग थी, पापा की मदद कर रहा था। बिजनेस के कामों की वजह से मैसेज भी चेक नहीं कर पाया। सूरज ने कहा, चल, इसका तो ठीक है कि ये चेक नहीं कर पाया, पर आरव, तूने क्यों नहीं जवाब दिया और क्यों नहीं आया? आरव मन में सोचता है, अरे यार, मैं कैसे बताऊं कि कल मेरे साथ क्या हुआ? मुझे कोई बहाना बनाना पड़ेगा। उसने कहा, कल मुझे नींद आ रही थी और मेरा फ़ोन पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं था,
इसलिए मैसेज चेक नहीं किया। मतलब तुम दोनों को मैसेज करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दोनों ने कहा, भाई कॉल कर लेता। सूरज ने कहा, एक को कॉल किया, उसने उठाया नहीं। दूसरे को कॉल करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। साला जल्दी उठता ही नहीं है। कल शुभ दिन था, घर में पूजा थी। सोचा था तुम लोग आते, मदद करते, लेकिन सालों तुम में से कोई नहीं आया। आरव और विकास ने कहा, यार सूरज माफ़ कर दे, सच में ध्यान नहीं था कल। सूरज ने कहा, चलो ठीक है सालों, पहले ये बताओ तुम दोनों मुझे क्यों मार रहे थे। विकास ने कहा, भाई तुझे पता नहीं है कल क्या हुआ। सुनकर बहुत हंसी भी आ रही है। बता क्या हुआ। आरव क्लास में सो रहा था। टीचर अनुष्का ने इसे देख लिया तो पूरा समय क्लास से बाहर खड़ा रखा। खूब डांट भी पड़ी। अगर तू कल होता तो बेचारे को डांट पड़ने से बचा लेता। सूरज हंसने लगा और कहा, सही हुआ तेरे साथ, तूने मेरा कल फ़ोन नहीं उठाया था। फिर दोनों साथ मिलकर बहुत हंसने लगे। आरव ने कहा, तुम दोनों को बहुत हंसी आ रही है। आरव थोड़े चिड़चिड़ेपन में बोला, लगता है तुम दोनों को कुछ खर्चा देना पड़ेगा। विकास और सूरज हंसते हुए बोले, चलो फिर आज पार्टी तेरी तरफ से हो जाए। आरव ने नाराजगी से कहा, साले मैं यहाँ अनुष्का मैम से डांट खाया हूँ और तुम मुझसे पार्टी मांग रहे हो। उसने मजाक में अपना हाथ उठाया जैसे कि उन्हें पीटने जा रहा हो। अभी मैं देता हूँ तुम दोनों को पार्टी। विकास ने तुरंत कहा, भाई हम तो बस मजाक कर रहे थे। सूरज ने भी तुरंत सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ भाई मजाक था बस। आरव ने एक गहरी सांस ली और मुस्कराते हुए हाथ नीचे कर लिया। चलो छोड़ो अब, मजाक अपनी जगह है, लेकिन कल सच में बड़ी मुश्किल में फंसा था। विकास ने उसे गले लगाते हुए कहा, सॉरी भाई, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। वैसे भी आज का दिन अच्छा बनाने के लिए कुछ करते हैं। सूरज ने अपने बैग से एक छोटा पैकेट निकाला और उसमें से कुछ चॉकलेट्स निकालते हुए कहा, चलो पहले ये खाओ, मिठाई से मूड अच्छा हो जाता है। आरव ने हंसते हुए चॉकलेट ली और कहा, सूरज तेरे पास हमेशा कुछ न कुछ रहता है। सूरज ने मुस्कराते हुए कहा, दोस्तों के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। वह तीनों ऐसे ही कुछ देर बातें करते हैं, इतने में क्लास का घंटा बज गया और सभी छात्रों में हलचल मच गई। विकास ने कहा, चलो अब क्लास का समय हो गया है। वे उठे और क्लास की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते सूरज ने कहा, वह तो ठीक है, कल तुम लोग नहीं आए, लेकिन कुछ दिन बाद जरूर बुलाऊंगा। मम्मी ने खास तौर पर तुम दोनों को बुलाया है, तुम दोनों को आना है। विकास ने हामी भरते हुए कहा, हाँ भाई आ जाएंगे। चलो अब क्लास में चलते हैं। ये सब कहकर विकास अपनी क्लास की ओर बढ़ गया, जबकि आरव और सूरज अपने क्लास की ओर चलने लगे। आरव ने मन ही मन सोचा, मुझे नहीं लगता कि कल ये होता तो भी मुझे उठा पाता। इस बॉडी के बारे में जितना जान पाया हूँ उतना ही चौंकाने वाला है। और अगर मैंने और राज जानने की कोशिश की तो इस दुनिया में ऐसी तबाही आएगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकती। छोड़ो, अभी इस बॉडी के रहस्यों के बारे में जानने का मन नहीं है। जब जानने का मन होगा तब जान लूँगा। यही सोचते सोचते वह आगे बढ़ा और मन में कहा, हाँ मेरे दो दोस्त हैं। इनमें से एक मिडिल क्लास फैमिली से है, बिल्कुल मेरी तरह, और दूसरा एक बिजनेसमैन का बेटा है। विकास बिजनेसमैन का बेटा है। हम तीनों एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं और हमारी दोस्ती बहुत ही पड़ती है, हमें दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। आरव और सूरज अपनी फर्स्ट ईयर की क्लास में पहुंच गए। उन्होंने विकास को बाय बोला और अपनी अपनी डेस्क पर बैठ गए। क्लास शुरू होने में अभी कुछ समय था तो वे कुछ बातें करने लगे। आरव ने पूछा, और भाई सब घर पर ठीक है? मम्मी पापा कैसे हैं? सूरज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई सब ठीक है, मम्मी पापा भी ठीक हैं। तुझे पता है ना दिल्ली में घर लेना कितना बड़ी बात है? आरव ने उत्सुकता से कहा, चलो बढ़िया है, तूने घर ले लिया। सूरज ने हंसते हुए कहा, यार मैंने नहीं लिया, मेरे मम्मी पापा ने लिया है। सुन भाई, तुझे आना है और साथ में विजय को भी लेकर आना, क्योंकि वह काम में बिजी होने के कारण अक्सर भूल जाता है। आरव ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है मैं ले आऊँगा उसे। वे दोनों ऐसे ही बातें करते रहे। क्लासरूम में धीरे धीरे छात्रों की संख्या बढ़ने लगी। सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और इंतजार करने लगे कि टीचर कब आएंगे। तभी कुछ स्टूडेंट्स का ध्यान आरव पर गया और आरव को देखकर वे सब उसका मजाक उड़ाने लगे। कल तो क्लास में सो गया था, किसी के उठाने से भी नहीं उठा। डांट सुनकर बाहर खड़ा होकर मजा आया क्या?
आरव का मजाक उड़ाते देख सूरज को बहुत गुस्सा आ गया। अपने दोस्त के लिए वह सबसे लड़ने को तैयार हो गया। वह चिल्लाया, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। सूरज को गुस्से में देख आरव उसे शांत कराने आया। उसने सूरज का कंधा पकड़कर कहा, छोड़ो यार, इन्हें बात करने दो। हमें उनकी बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। सूरज ने थोड़ी देर के लिए गुस्से को काबू में किया और आरव के साथ वापस अपनी जगह पर बैठ गया। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गुस्से की चमक थी। सूरज को थोड़ा शांत देखकर आरव ने उसे समझाने की कोशिश की, देखो सूरज, हमें इन बातों का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सिर्फ हमें परेशान करने के लिए करते हैं। हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। सूरज ने गहरी सांस ली और बोला, तुम ठीक कह रहे हो आरव, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं होता जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। आरव ने हंसते हुए कहा, दोस्तों का यही काम होता है, एक दूसरे की मदद करना। पर हमें गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेना चाहिए। तभी आरव मन में सोचता है, ऐसा दोस्त मिलना सच में बहुत मुश्किल होता है जो दोस्तों के लिए कुछ भी कर जाए। मेरे पिछले जीवन में ऐसे दोस्तों की बहुत कमी थी जो मेरे लिए कुछ कर जाएं, लेकिन जो भी थे, बहुत अच्छे थे और सच में मेरे लिए कुछ भी कर जाते थे। मुझे भी उनकी याद आने लगी इसे देखकर। फिर आरव अपने मन में सोचता है, और ये लोग जो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, शुक्र मनाओ कि मैं अभी अच्छे मूड में हूँ, वरना मैं तुम लोगों की ऐसी हालत करता कि तुम लोग कभी फिर किसी का मजाक नहीं उड़ा पाते। आरव यही सब सोच रहा था तभी क्लासरूम का गेट खुला। सभी स्टूडेंट्स को लगा कि टीचर आ गए, लेकिन क्लासरूम में एक खूबसूरत लड़की आई। उसकी एंट्री ने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया, जिससे क्लास में हलचल मच गई। लड़की का नाम सोनाली है और उसकी उम्र 20 साल है। उसने एक लाल रंग की सुंदर ड्रेस पहनी हुई है जो उसकी खूबसूरती को और भी निखार रही है। उसकी ड्रेस हल्की चमक के साथ है जो क्लासरूम की रोशनी में और भी चमक रही है। उसके लंबे, रेशमी बाल उसकी पीठ पर गिर रहे हैं और उसकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास है। सोनाली की बॉडी स्लिम और टोन्ड है, जिससे उसकी ड्रेस और भी आकर्षक लग रही है। जब वह दरवाजे से अंदर आती है तो एक धीमा सा हवा का झोंका आता है, जिससे उसके बाल हल्के से लहराते हैं। क्लास के सारे स्टूडेंट्स की नज़रें उसकी तरफ मुड़ जाती हैं। कुछ के मुंह खुले रह जाते हैं और कुछ अपनी कुर्सियों पर बैठते हुए अपनी जगह बदलते हैं ताकि वे उसे बेहतर देख सकें। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और गुलाबी होंठ उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। सोनाली धीरे धीरे क्लासरूम में कदम रखती है। उसकी चाल में एक धीमी मादकता है और उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास की चमक है। जैसे ही वह अपने कदम आगे बढ़ाती है, सभी की निगाहें उसकी हरकतों पर टिकी रहती हैं। वह सीधे अपनी डेस्क की तरफ बढ़ती है और उसकी चाल में एक अलग ही कशिश है। उसकी त्वचा साफ और चमकदार है और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी मिठास है जिसने सबके दिलों को छू लिया है। सोनाली धीरे से क्लास को देखती है और मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान में एक ऐसी अद्भुत मासूमियत और आत्मविश्वास है जिसने सबके दिलों में एक खास जगह बना ली है। उसकी स्लिम बॉडी, स्टाइलिश ड्रेस और आकर्षक अपीयरेंस ने उसे क्लास की ब्यूटी बना दिया है। जैसे ही वह अपनी सीट पर बैठती है, पूरे क्लास में बस उसी के बारे में बातें होने लगती हैं। सोनाली की हरकतें, उसकी बातें, उसकी मुस्कान, सब कुछ किसी जादू की तरह है जिसने पूरे क्लासरूम को अपने साए में ले लिया है। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है और उसकी एंट्री के बारे में चर्चा कर रहा है। सोनाली की एंट्री ने वास्तव में पूरे क्लास को मंत्रमुग्ध कर दिया है। सोनाली के क्लासरूम में प्रवेश करते ही एक अलग ही माहौल बन गया। जैसे ही उसने दरवाजे से कदम रखा, सभी की निगाहें उसकी तरफ मुड़ गईं। क्लासरूम में हल्की हल्की चर्चा शुरू हो गई। राहुल, यार, सोनाली आज कितनी सुंदर लग रही है। उसकी ड्रेस वाकई बहुत शानदार है। अंजलि, हाँ, मैंने भी नोटिस किया। उसकी मुस्कान में एक अलग ही मासूमियत है। और उसके बाल, वो कैसे लहरा रहे थे जब वह अंदर आई। बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही थी। प्रियंका, तुम लोगों ने उसकी चाल देखी? इतना आत्मविश्वास, सच में, सोनाली ने आज सबका दिल जीत लिया है। सोनाली अपनी सीट पर बैठी थी और उसकी दोस्त स्नेहा उससे बात करने लगी। स्नेहा, सोनाली, तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। ये ड्रेस कहाँ से खरीदी? सोनाली, धन्यवाद स्नेहा, ये ड्रेस मैंने एक नए बुटीक से खरीदी है। मुझे भी ये बहुत पसंद आई। स्नेहा, वो तो दिख रहा है, पूरी क्लास बस तुम्हारी तारीफ कर रही है। सोनाली, ओह सच में, ये तो सुनकर अच्छा लगा। स्नेहा, हाँ देखो ना, सबकी नज़रें बस तुम पर ही हैं। इस बीच
पीछे बैठे कुछ लड़के भी आपस में चर्चा कर रहे थे। अमित, यार, सोनाली की एंट्री ने सच में क्लास को रोशनी से भर दिया है। लड़का 1, हाँ, उसकी ड्रेस बहुत ही बढ़िया है और उसकी आत्मविश्वास वाली चाल तो गजब है। लड़का 2, सच में, उसकी हर बात में एक खास आकर्षण है। वो हमारी क्लास की ब्यूटी क्वीन है। आगे की पंक्ति में बैठी निशा और पायल भी सोनाली के बारे में बातें कर रही थीं। निशा, पायल, तुम्हें पता है, सोनाली ने आज पूरी क्लास को इम्प्रेस कर दिया है। पायल, हाँ, उसकी ड्रेस और उसकी मुस्कान दोनों बहुत प्यारे हैं। निशा, और उसकी आंखें, जैसे कोई जादू हो। सच में, सोनाली बहुत ही सुंदर है। पिछली पंक्ति में बैठे कुछ और छात्र भी आपस में बातचीत कर रहे थे। कबीर, सोनाली की एंट्री ने सबका ध्यान खींच लिया है। वो वाकई बहुत ही आकर्षक है। लड़की 1, हाँ, और उसका आत्मविश्वास भी गजब का है। उसने सच में सबके दिलों में एक खास जगह बना ली है। लड़का 3, सच में, उसकी हर बात में एक अलग ही कशिश है। इस दौरान प्रोफेसर भी क्लास में आ चुके थे, लेकिन छात्रों की निगाहें अभी भी सोनाली पर ही थीं। सोनाली की उपस्थिति ने वास्तव में पूरे क्लासरूम को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उसके दोस्तों के बीच भी उसकी तारीफ हो रही थी और क्लास में हर कोई उसकी एंट्री के बारे में चर्चा कर रहा था। आर्यन, सोचो, अगर सोनाली किसी फैशन शो में जाती तो वो सबको पीछे छोड़ देती। लड़की 2, बिल्कुल सही कहा आर्यन। उसकी पर्सनैलिटी और स्टाइल दोनों ही बहुत शानदार हैं। सोनाली की हरकतें, उसकी बातें, उसकी मुस्कान, सब कुछ किसी जादू की तरह है, जिसने पूरे क्लासरूम को अपने साए में ले लिया है। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है और उसकी एंट्री के बारे में चर्चा कर रहा है। सोनाली की एंट्री ने वास्तव में पूरे क्लास को मंत्रमुग्ध कर दिया है। सोनाली जैसे ही क्लासरूम में प्रवेश करती है, उसकी उपस्थिति तुरंत ही सबका ध्यान आकर्षित कर लेती है। वह अपनी सीट पर जाकर शांति से बैठ जाती है, लेकिन क्लास के सभी छात्रों के बीच उसकी चर्चा होने लगती है। सूरज, जो हमेशा चंचल और मजाकिया रहता है, आरव की ओर मुड़कर कहता है, देख भाई, क्लास ब्यूटी आ गई है। पता नहीं, ये पिछले एक हफ्ते से क्यों नहीं आ रही थी। आरव भी सोनाली की ओर देखते हुए जवाब देता है, हाँ, पता नहीं क्या हुआ था, और फिर अपने मोबाइल में लग जाता है। जब सूरज आरव को मोबाइल में ध्यान लगाते हुए देखता है तो वह आरव से कहता है, अबे भाई, कभी तो लड़कियों के बारे में बात कर लिया कर। क्यों हम लड़कों का नाम खराब कर रहा है। आरव हंसते हुए जवाब देता है, पर मेरे लड़कियों से बात न करने से लड़कों का नाम कैसे खराब हो रहा है। सूरज कहता है, मुझे नहीं पता, बस तू बात कर मेरे साथ। आरव मना करता है, पर सूरज बार बार उसे मनाने की कोशिश करता है। सूरज झल्लाते हुए कहता है, प्लीज भाई, कर ले बात। देख, क्लास ब्यूटी कितनी खूबसूरत लग रही है। आरव उसकी बात सुनकर हार मान जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बोलूं यार, मुझे तो कोई आइडिया नहीं। सूरज गहरी सांस लेते हुए कहता है, बस मुझे अफवाह सुनने में आया है कि क्लास ब्यूटी का बॉयफ्रेंड भी है। क्या तुझे पता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है और वह कौन है। आरव थोड़ी चिढ़कर कहता है, अबे मैं कैसे जानूंगा, मैं उसे पर्सनली नहीं जानता। सूरज कुछ सोचते हुए कहता है, भाई, मैंने तुझे उसे कई बार बात करते हुए देखा है। मुझे पूरा यकीन है तुझे पता होगा। आरव हंसते हुए कहता है, मैं सच में नहीं जानता, हाँ, मैं उससे बात करता हूँ लेकिन मैं उसे पर्सनली नहीं जानता हूँ। सूरज मजाक में धमकाते हुए कहता है, भाई, बता दे। मैं जानता हूँ, तू उसे पर्सनली जानता है। तू उसे बहुत अच्छे से जानता है, जितना हम नहीं जानते। कहीं तू तो उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना। आरव थकावट से कहता है, सूरज, ज्यादा बकवास मत कर। सूरज हंसते हुए कहता है, अरे यार, मजाक कर रहा था। वैसे अगर तू उसका बॉयफ्रेंड होता तो मुझे पहले से ही पता चल जाता। आरव अपनी हंसी रोकते हुए कहता है, सच में, तुझे तो सब कुछ पता होता है। लेकिन नहीं, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। फिर सूरज कहता है, भाई, मुझे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड सेकंड ईयर में एक हैंडसम लड़का है, जो फुटबॉल में काफ़ी अच्छा है। तू क्या सोचता है। आरव को गुस्सा आने लगता है और वह मन ही मन सोचता है, मुझे इस बकवास को बंद करना होगा। उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आ जाती है, जिसे देखकर सूरज डरने लगता है। आरव कहता है, सूरज, अब तू सुन। एक दिन जब मैं लाइब्रेरी में था, मैंने देखा कि सोनाली किसी लड़के से चुपके चुपके बातें कर रही थी। लगता था कि वो लड़का काफ़ी बड़ा और मंझा हुआ था। सूरज की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह उत्सुकता से पूछता है, कौन था वो लड़का। आरव मुस्कुराते हुए कहता है, वो लड़का मैं बता दूंगा, पर एक शर्त पर।
पहले तू अपनी बकवास बंद करेगा? सूरज जल्दी से कहता है, ठीक है भाई, तू बता बस। आरव हंसते हुए कहता है, सच कहूं तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, बस तेरी चुप्पी के लिए ये कहानी बना दी। सूरज गुस्से से कहता है, अबे तूने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। आरव हंसते हुए कहता है, चलो अब शांत रहो और पढ़ाई पर ध्यान दो। सूरज अपनी बात पर अड़ा हुआ कहता है, अबे मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकता, मुझे सच में बता कि सोनाली किससे मिल रही थी। आरव हंसते हुए कहता है, सूरज मैंने सच में कुछ नहीं देखा, बस तुझे चुप कराने के लिए ऐसा कहा था। सूरज थोड़ा झल्लाते हुए कहता है, नहीं मुझे पता है तू कुछ छिपा रहा है, तुझे सोनाली के बारे में सब पता है। आरव गंभीर होते हुए कहता है, सूरज मैंने कहा न कि मुझे कुछ नहीं पता, और वैसे भी ये सब बातें हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? सूरज शांत होकर कहता है, अरे नहीं यार, बस मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि तू उससे कई बार मिल चुका है न, तो शायद तुझे पता होगा। आरव अपने सर पर हाथ रख लेता है और मन ही मन कहता है, इसने तो सच में मेरा सर दर्द कर दिया, अब मेरे पास एक ही तरीका है इसे शांत करने का। आरव सूरज से कहता है, भाई अब शांत हो जा वरना मैं ये सारी बात तेरी गर्लफ्रेंड को बता दूंगा। इसे सुनकर सूरज काफ़ी चौंक जाता है और हैरान भी रह जाता है और साथ ही डरने भी लगता है। तब सूरज कहता है, भाई इसमें मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों घसीट रहा है? आरव कहता है, तू ही तो कह रहा था लड़कियों के बारे में बात कर, तो ले मैं लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ। सूरज कहता है, भाई तू शांति हो जा और मैं भी अब शांत होकर पढ़ाई पर ध्यान लगाता हूँ। आरव शरारती अंदाज में कहता है, क्या हुआ भाई, बात नहीं करनी? कहीं तुझे ये डर तो नहीं लग रहा कि सारी बातें तेरी गर्लफ्रेंड को बता दूंगा? हाँ बिल्कुल सही, मुझे एक बार तेरी गर्लफ्रेंड से मिलने का मौका दे। सूरज बेचैनी से कहता है, भाई मैं तेरी बात मान लेता हूँ, मैं शांत बैठता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड को बीच में घसीट मत और उसे इस बारे में कुछ मत बताए वरना वह मेरी जान ले लेगी। क्यों अपने अच्छे खासे दोस्त की जिंदगी की लगाने में लगा हुआ है। क्लास के बाकी छात्र भी उनकी बातचीत सुनकर मुस्कुरा रहे थे, सबके चेहरे पर हंसी की झलक थी, लेकिन कोई भी खुलकर हंसने का साहस नहीं कर रहा था ताकि शिक्षक का ध्यान न आकर्षित हो। सोनाली, जो अपनी किताबों में डूबी हुई थी, बीच बीच में सूरज और आरव की ओर देख लेती थी। उसे एहसास हो गया था कि उसकी ही चर्चा हो रही है। वह थोड़ा असहज महसूस करने लगी, लेकिन उसने अपने ध्यान को फिर से किताबों पर केंद्रित कर लिया। सोनाली की दोस्त स्नेहा ने सोनाली के चेहरे पर असहजता का भाव देखा तो उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? सोनाली ने उसे कुछ नहीं बताते हुए बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस पढ़ाई में ध्यान लगा रही हूँ। स्नेहा को यकीन नहीं हुआ और उसने दोबारा पूछा, सच बताओ क्या हुआ? मुझे लगता है कि तुम कुछ छिपा रही हो। सोनाली ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अरे कुछ खास नहीं, बस सूरज और आरव की बातें सुनकर थोड़ा असहज महसूस कर रही हूँ। स्नेहा ने उसकी बात पर गौर करते हुए कहा, अरे वो दोनों तो हमेशा ऐसे ही बातें करते रहते हैं, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। सोनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन कभी कभी उनकी बातें परेशान कर देती हैं। स्नेहा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उनसे बात करूंगी और कहूंगी कि तुम्हें इस तरह असहज न करें। सोनाली ने स्नेहा का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं तुम कुछ मत कहना, इससे शायद बातें और बिगड़ जाएंगी। स्नेहा ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, ठीक है जैसा तुम चाहो, लेकिन अगर कभी तुम्हें लगे कि कुछ कहना है तो मुझे बताना। सोनाली ने सिर हिलाते हुए कहा, जरूर, धन्यवाद स्नेहा, तुम सच में मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती में धन्यवाद की क्या ज़रूरत, बस तुम खुश रहो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। सोनाली को स्नेहा की बात सुनकर काफ़ी अच्छा लगा और वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी, लेकिन बार बार उसकी नज़र आरव की ओर जा रही थी और उसके अंदर एक अलग ही भाव उमड़ रहा था जिसे सूरज ने भी नोटिस कर लिया। सूरज ने आरव से कहा, देख भाई, सोनाली बार बार हमारी तरफ देख रही है। आरव ने गुस्से से सूरज को देखा, जिसे देखकर सूरज समझ गया कि उसे चुप रहना चाहिए वरना उसकी पिटाई हो जाएगी। दोनों भी अपने पढ़ाई में ध्यान लगाने लगे और शिक्षक बोर्ड पर पढ़ा रहे थे। पहले उन्होंने सभी का अटेंडेंस लिया, फिर हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया। शिक्षक ने क्लास को ध्यान से देखने के बाद कहा, आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। सभी छात्र ध्यान से सुनने लगे। सोनाली ने भी अपने विचारों को झटकते हुए ध्यान देना शुरू कर दिया।
शिक्षक ने प्रश्न पूछना शुरू किया, क्या किसी को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सोनाली ने तुरंत हाथ उठाया और कहा, 1885 में। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा सोनाली। हालांकि बहुत से स्टूडेंट बोर हो रहे थे। कुछ स्टूडेंट अपने मोबाइल फ़ोन चला रहे थे तो कुछ सिर टेबल पर रखकर सो रहे थे। वे बस यही दुआ कर रहे थे कि यह लेक्चर जल्दी खत्म हो जाए ताकि वे बाहर घूमने जा सकें। कुछ छात्र तो क्लास को बीच में ही छोड़कर चले गए थे। लेकिन जिन छात्रों का इस विषय में इंटरेस्ट था वे ध्यान से सुन रहे थे और एक एक बात नोट कर रहे थे। आरव ने मन ही मन सोचा, आजकल के सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई में कम और लड़कियों और फ़ोन में ज़्यादा ध्यान देते हैं। पढ़ाई का तरीका भी कितना पुराना हो गया है, जिसकी वजह से उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। फ़ोन सभी को पढ़ाई से दूर कर रहा है। बच्चों का ध्यान अब किताबों से हटकर सोशल मीडिया, गेम्स और इंटरनेट की ओर चला गया है। हमें पढ़ाई में नई तकनीकों और तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बच्चों का ध्यान वापस पढ़ाई में लग सके। क्लास खत्म होने के बाद शिक्षक ने अपना सामान समेटा और चले गए। बहुत से बच्चों ने राहत की सांस ली और कहा, आखिरकार ये लेक्चर खत्म हो गया। कुछ छात्र आपस में बातें करने लगे, भाई मुझे इस लेक्चर में कुछ भी समझ नहीं आया। तुझे समझ आया? दूसरे ने कहा, हाँ मुझे थोड़ा समझ आया, मैं तुझे बाद में समझा दूंगा। सूरज ने आरव से कहा, भाई ये लेक्चर कितना बोरिंग था। मुझे तो नींद ही आने लगी थी। अगर यह और थोड़ी देर चलता तो मैं यहीं पर सो जाता। पर मैंने देखा कि सोनाली लेक्चर को अच्छे से सुन रही थी। आरव ने जवाब दिया, मेरा लेक्चर सही गया क्योंकि मुझे इस विषय में इंटरेस्ट है। तेरा इसलिए नहीं गया क्योंकि तुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सोनाली का भी इस विषय में इंटरेस्ट है, इसलिए वह बोर नहीं हो रही थी और ध्यान से सुन रही थी। भाई तू भी अपने विषय में ध्यान दे ले। सूरज ने कहा, भाई मेरा पढ़ाई में ध्यान है, लेकिन उसके पास भी लेक्चर बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था। आरव कहता है, मैं समझ गया। आरव मन में सोचता है, टीचर को भी यह बात पता है कि स्टूडेंट्स उनके पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन वह पढ़ रहा है क्योंकि वह उनका कर्तव्य है ताकि वह दूसरे को समझा और पढ़ा सके। बेशक सभी नहीं दे रहे, लेकिन कम से कम कुछ को तो समझा सके। मैं बस इस टीचर की यही बात को नोटिस कर रहा था कब से। मेरा पढ़ाई पर नहीं, मेरा टीचर पर ध्यान था, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वह टीचर सभी को पढ़ने में लगा हुआ है। हाँ, लेकिन वह जिस तरीके से पढ़ रहे थे वह काफ़ी बोरिंग तरीका है। वह उन्हें भी पता है, लेकिन वह इस चीज़ में कंफर्टेबल है और हमें हर चीज़ के रेस्पेक्ट करनी चाहिए जो चीज़ में वह है। इसलिए उन्होंने स्टूडेंट को भी कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप अपने क्लास खत्म करके वहाँ से चले गए। सूरज और आरव की बात चल रही थी। सूरज ने आरव से कहा, भाई क्लास खत्म हो गया है, चल बाहर घूमने चलते हैं। थोड़ी देर जब तक सेकंड क्लास शुरू नहीं होती वह लोग बाहर जा रहे थे। सोनाली ने उन्हें बाहर जाते हुए देखा तो हमसे जैसे कुछ कहना चाहते थे उसके चेहरे पर अलग भाव, लेकिन जब तक वे बाहर चले गए तब तक स्नेहा ने सोनाली से पूछा, तुझे क्या हुआ? सोनाली ने उसे कहा, कुछ नहीं, तू यहीं रुक, मुझे कुछ जरूरी काम है। ये कहकर वहां से चली गई। हॉल में सूरज ने कहा, चल ठीक है भाई, मैं ज़रा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता हूँ। तब आरव ने कहा, मैं भी चलूं क्या? जैसे ही सूरज ने इसे सुना वह घबरा गया और डर गया। उसने कहा, नहीं भाई, तू नहीं आएगा मेरे साथ, मैं अकेला ही जाऊंगा। अगर तू मेरे साथ आएगा तो पक्का है तो उसे सारी बात बता देगा और मेरी बहुत पिटाई होने वाली है, या फिर तो कोई और गड़बड़ कर देगा। आरव कहता है, नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, वह तो मैं बस अकेले बोर हो जाता हूँ इसलिए मैं बताना चाहता हूँ तेरे साथ। ठीक है, मैं अभी चलूँ क्या, मान जा यार। सूरज को आरव की बातों पर भरोसा नहीं हुआ है और वह कहते हैं, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, तो यही अकेले रहे, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है और आरव उसे जाते हुए देखता रहता है और मन में, अरे यार, लगता है मैंने से कुछ ज़्यादा ही डरा दिया, इस वजह से मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे, चलो मैं ही अकेला घूमने चला हूँ। आरव घूमते घूमते कैंपस में आ जाता है जहाँ उसे एक विशाल पेड़ नजर आता है। वह पेड़ के नीचे बैठ जाता है, ठंडी हवाओं का मजा लेता हुआ। चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है और वहाँ की शांति उसे सुकून देती है। वहाँ बैठकर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करता है। धीरे धीरे उसे एक आवाज़ महसूस होती है जो किसी की आ गई जाती है। उसने अपनी आंखें खोली और उस लड़की को देखा। वह उसके आसपास धीरे धीरे आती है। आरव फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोने की कोशिश करता है। वह लड़की उसके पास आकर बैठती है, उसके शरीर पर हाथ रखती हुई। उसकी आवाज़ में मीठापन होता है जब वह कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
आरव अपनी आंखें खोलकर उससे नजरें मिलाता है और धीरे से पूछता है, क्या तुम्हें बात करनी है? जैसे ही यह आरव बोलते हैं तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। शहर से दूर एक पुरानी और सुनसान गोदाम में 10 से 15 आदमी इकट्ठा होते हैं। माहौल में तनातनी और गुस्सा भरपूर है। उनमें से एक, जो सबसे आगे खड़ा है, जोर से कहता है, क्या तुम्हें वह लड़की अभी तक नहीं मिली जिसने हमारे आदमियों को मारा था? एक दूसरा आदमी आगे बढ़कर कहता है, नहीं सर, हमने पूरे शहर में खोज की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पहला आदमी और भी गुस्से में कहता है, अगर वह लड़की हमें नहीं मिली तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। उसे ढूंढना ही होगा, चाहे जो भी करना पड़े। तीसरा आदमी बीच में बोलता है, हमारे पास समय कम है, हमें जल्द ही कोई सुराग मिलना चाहिए। पहला आदमी, जो उनका बॉस है, गंभीरता से कहता है, उस लड़की को ढूंढना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब और देरी नहीं होनी चाहिए। तभी उनके बॉस के फ़ोन की घंटी बजती है। वह फ़ोन उठाता है और सुनता है। कॉल पर एक गहरी आवाज़ कहती है, लड़की को ढूंढना बंद करो। तुम्हें अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में कुछ काम करना है। ये तुम्हारा नया मिशन है। बॉस का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। वह बाकी आदमियों की तरफ मुड़कर कहता है, हमें नए आदेश मिल गए हैं। लड़की को छोड़ो, अब हमारा नया मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। तैयार हो जाओ। सभी आदमी सहमति में सिर हिलाते हैं और तुरंत अपने नए मिशन की तैयारी में जुट जाते हैं। गोदाम का माहौल अब और भी तनावपूर्ण और गंभीर हो जाता है। कौन है ये लोग और यह सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? क्या होने वाला है वहाँ पर? और क्या आरव की नॉर्मल लाइफ पहले जैसी रहेगी या फिर इसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है? बस आगे जाने के लिए मेरे साथ बने रहिए। आरव अपने कॉलेज कैंपस में एक विशाल पेड़ के नीचे बैठा हुआ है जब एक रहस्यमय लड़की उसके पास आती है और कहती है कि उसे कुछ बात करनी है। दूसरी ओर एक गोदाम में 10 से 15 आदमी इकट्ठा होते हैं और एक लड़की को ढूंढने की बात करते हैं जिसने उनके आदमियों को मारा है। उनका बॉस आदेश देता है कि अब उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक नया मिशन पूरा करना है। सीन फिर से शिफ्ट होता है। 3 लोग एक गुप्त कमरे में बैठे हैं। उनमें से एक मिस्टीरियस आदमी बाकी 2 से कहता है, हमें उस लड़की को ढूंढना होगा। उसे बचाना हमारी प्राथमिकता है। उसके पीछे बहुत लोग पड़े हैं और हमें उसे अपनी टीम में भी शामिल करना है। दूसरा आदमी पूछता है, वह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तभी पहला आदमी कहता है, वह लड़की सच में काफ़ी ताकतवर है। उसके पास कमल की शक्ति है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मिस्टीरियस आदमी जवाब देता है, उस लड़की ने अकेले ही कई आदमियों को मार दिया है। उसकी ताकत और काबिलियत असाधारण है। अगर वह हमारे साथ होती तो हम अपने मिशन को और भी सफल बना सकते हैं। दूसरा आदमी सहमति में सिर हिलाता है, हमें उसे जल्द ही ढूंढना होगा। समय बहुत कम है और खतरे बहुत बड़े। तभी मिस्टीरियस आदमी के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वह मैसेज पढ़कर अचानक रुक जाता है और गंभीरता से कहता है, अब हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना होगा। हमें सूचना मिली है कि वह बुरे लोग भी वहीं पर जाने वाले हैं। ये सुनकर बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं और एक आदमी पूछता है, क्यों? वहाँ ऐसा क्या है? मिस्टीरियस आदमी जवाब देता है, शायद वह किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं जो कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ था। दूसरा आदमी आश्चर्यचकित होकर कहता है, पर वहाँ पर तो कोई नहीं गया था। हम वहाँ पर पहले भी गए थे और हमें कुछ नहीं मिला था। मिस्टीरियस आदमी गंभीरता से कहता है, शायद उन्हें कुछ पता चल गया होगा जो हमें नहीं पता। हमें हर हालत में वहाँ पहुँचना होगा और उनका सामना करना होगा। अगर वे कुछ ढूंढ रहे हैं तो हमें पहले पहुँचना होगा। फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है। आरव अपने कॉलेज कैंपस में एक विशाल पेड़ के नीचे बैठा हुआ है जब एक रहस्यमय लड़की उसके पास आती है और कहती है कि उसे कुछ बात करनी है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि सोनाली है। सोनाली उसकी तरफ देखते हुए कहती है, आरव, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। आरव ने सर उठाया और देखा कि सोनाली क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसने ध्यान से सोनाली की ओर देखा और कहा, क्या हुआ सोनाली? क्या बात है? सोनाली ने बैठते हुए कहा, तुम्हारे दोस्त सूरज के साथ तुम मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे क्लास में? आरव थोड़ा असहज हुआ और बोला, सोनाली, तुमने तो सुना था, तो फिर पूछ क्यों रही हो? सोनाली ने अपनी आंखें नीचे कर लीं और धीरे धीरे बोली, हाँ मैंने सुना था, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुम सच में मेरे बारे में क्या सोचते हो। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, सोनाली, मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है।
तुम जाओ यहाँ से, अगर तुम्हें कोई और बात नहीं करना है तो मुझे परेशान मत करो। सोनाली को आरव की प्रतिक्रिया से बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह फिर भी उससे बात करने की कोशिश करती है। आरव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वह हल्के स्वर में कहती है। आरव थोड़े चिढ़ते हुए कहता है, ठीक है, बताओ क्या बात है। आरव मन ही मन सोचता है, क्या मुसीबत है। जल्द से जल्द मुझे इसे भगाना होगा। अगर किसी ने मुझे इसके साथ देख लिया तो मेरे लिए ही परेशानी बढ़ जाएगी। वह उसकी ओर देखता है, उसके चेहरे पर असहजता और बेबसी के भाव साफ नजर आ रहे हैं। सोनाली कहती है, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। जैसे ही आरव ये बात सुनता है, वह तुरंत ही कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर सोनाली का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में उदासी और निराशा झलकती है। वह धीरे से पूछती है, क्यों तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते हो। आरव उसकी आंखों में उदासी देखकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे समझाने की कोशिश करता है। सोनाली के चेहरे पर उदासी देखकर आरव का दिल थोड़ा पसीज जाता है, लेकिन वह अपने विचारों को स्पष्ट रखते हुए कहता है, देखो सोनाली, मैं नहीं चाहता कि किसी को गलतफहमी हो। हम दोनों की दुनिया अलग अलग है और मैं तुम्हारे मामलों में उलझना नहीं चाहता। मुझे माफ़ करना। सोनाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह थकी हुई आवाज़ में कहती है, आरव, मैं बस थोड़ी सी मदद मांग रही थी। मैं जानती हूँ कि हम दोनों की दुनिया अलग है, पर क्या थोड़ी सी इंसानियत भी नहीं बची है। बस एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जो तुम्हें सही लगे वो करना। आरव गहरी सांस लेते हुए सोचता है कि इंसानियत की बात नहीं है, जब जब मैंने तुम्हारी मदद किया तब तक मैं ही मुसीबत में पड़ा हूँ। वह थोड़ा नर्म पड़ते हुए कहता है, ठीक है सोनाली, क्या बात है, बताओ। सोनाली थोड़ी देर चुप रही, फिर धीमी आवाज़ में बोली, मुझे कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं, खासकर एक जो सेकंड ईयर में है। वह मुझे बहुत पसंद करता है, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती। मैं चाहती थी कि तुम कुछ समय के लिए मेरे नकली बॉयफ्रेंड बनकर उनका सामना करो ताकि वे मुझसे दूर रहें। आरव का चेहरा अचानक कठोर हो गया। नकली बॉयफ्रेंड? क्या तुम पागल हो गई हो? मैं इसमें नहीं पड़ सकता। सोनाली की आंखों में अब गुस्सा और दुख दोनों झलकने लगे। क्यों आरव, तुम्हें बस थोड़ी देर के लिए मेरी मदद करनी है। मैं किसी बड़े एहसान की बात नहीं कर रही। तुम इतनी भी मदद नहीं कर सकते। सोनाली की बात सुनकर आरव का चेहरा सख्त हो गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, सोनाली, क्या तुम भूल गई हो? पिछली बार जब मैं तुम्हारा नकली बॉयफ्रेंड बना था तो मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। तुम्हारी वजह से मैं पित्ते पित्ते बचा था। सोनाली ने धीरे से जवाब दिया, मुझे याद है आरव, और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। लेकिन इस बार यह कुछ अलग है। वो लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा है और मैं नहीं जानती कि उसे कैसे रोकूं। आरव ने उसकी आंखों में देखा और उसकी उदासी को महसूस किया। उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, सोनाली, मैं समझता हूं कि तुम मुश्किल में हो, लेकिन मुझे भी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना होगा। पिछली बार जो हुआ था उसे मैं नहीं भूल सकता। सोनाली की आंखों में आंसू आ गए। मुझे समझना चाहिए था कि तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे। मैं माफ़ी चाहती हूँ आरव। उसने धीरे धीरे मुड़कर जाने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम भारी हो गए। आरव ने उसे जाते हुए देखा और उसके दिल में एक अजीब सा खलबली मच गया। उसने गहरी सांस ली और तेज कदमों से सोनाली की ओर बढ़ा। रुको सोनाली, उसने पुकारा। सोनाली ने मुड़कर उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में आशा की एक किरण झलक रही थी। ठीक है, आरव ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बार हमें बहुत सतर्क रहना होगा। मुझे भी नहीं पता कि इसका क्या नतीजा होगा, लेकिन मैं तुम्हें इस मुश्किल से निकालने की कोशिश करूँगा। सोनाली की आंखों में खुशी और राहत के आंसू आ गए। शुक्रिया आरव, मैं तुम्हारी यह मदद कभी नहीं भूलूंगी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो। अब चलो देखते हैं कि कैसे उस लड़के का सामना करना है। आरव ने गहरी सांस लेते हुए अपने आप से बड़बड़ाया, अरे यार, मैंने क्या मुसीबत मोल लिया। मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। यह मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी और मैं इमोशनल ब्लैकमेल हो भी गया। चलो अब जो होगा देखा जाएगा। फिर उसने सोनाली की ओर मुड़कर कहा, ठीक है सोनाली, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे उस लड़के के बारे में बताओ। वह कौन है और क्यों तुम्हें परेशान कर रहा है? सोनाली ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, वह विक्रम है। वह मेरा बहुत पुराना दोस्त है और हमारी फैमिलीज कई बार एक दूसरे के साथ बड़े प्रोजेक्ट्स पर डील कर चुकी हैं। वे बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, इसलिए वह मुझे अच्छी तरह जानता है।
लेकिन मुझे उससे कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है। मैंने उसे कई बार समझाया है कि मैं उसे इस तरह से पसंद नहीं करती, पर वह मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। अब तो वह मुझे लगातार परेशान करने लगा है। आरव ने गंभीरता से सुनते हुए कहा, ठीक है, अब मुझे पूरी स्थिति समझ में आ रही है। हमें ये योजना बहुत सोच समझकर बनानी होगी ताकि विक्रम और उसके दोस्तों को समझ आ जाए कि तुम्हारे पास पहले से ही कोई है और वे तुम्हें अकेला छोड़ दें। सोनाली ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शुक्रिया आरव। तुम्हारी मदद के बिना मैं नहीं जानती कि क्या करती। सोनाली मन में सोच रही थी, मैं जानती थी अगर मैं आरव को थोड़ी इमोशनल ब्लैकमेल करूंगी तो वह मेरी बात मान जाएगा। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारा नकली बॉयफ्रेंड बनकर विक्रम का सामना करूंगा। हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा ताकि विक्रम को हमारी योजना का पता न चले। सोनाली के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। हाँ आरव, हम मिलकर यह कर सकते हैं। आरव और सोनाली आपस में बातें कर रहे थे, तभी दूर से सूरज, विकास और सूरज की गर्लफ्रेंड आपस में बातें करते हुए आ रहे थे। उनकी नज़र आरव और सोनाली पर पड़ी। सूरज ने सबसे पहले उन्हें देखा और हैरान होकर बोला, अरे ये क्या? आरव और सोनाली साथ में? यहाँ क्या कर रहे हैं ये दोनों? विकास ने भी देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि सोनाली और आरव के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। देखो कैसे चिपक के बातें कर रहे हैं। सूरज ने सिर हिलाते हुए कहा, तुझे चक्कर लग रहा है? मुझे तो पूरा यकीन था कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। देख कैसे बातें कर रहे हैं। सूरज की गर्लफ्रेंड ने थोड़ी आश्चर्य भरी आवाज में पूछा, क्या ये दोनों सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं? विकास ने शांत स्वर में कहा, अभी हम कह नहीं सकते। चलो आरव से पूछते हैं कि क्या हो रहा है। सूरज ने कहा, मुझे नहीं पता, पर मैं जानता हूं कि आरव और सोनाली के बीच में काफी गहरा रिश्ता है। वे तीनों धीरे धीरे आरव और सोनाली की तरफ बढ़ने लगे। आरव ने उन्हें आते देखा और जल्दी से सोनाली की तरफ मुड़कर कहा, सूरज और बाकी लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। हमें अब और सावधानी बरतनी होगी। याद रखना, हमें अपना नकली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाटक अच्छे से निभाना होगा। सोनाली ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है आरव, मैं समझ गई, और उसने अपने चेहरे पर एक प्राकृतिक मुस्कान बिखेर दी ताकि सब कुछ सामान्य लगे। सूरज, विकास और सूरज की गर्लफ्रेंड पास आते हुए आपस में फुसफुसा रहे थे। सूरज ने कहा, देखो अभी हम पूछेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि हमें शक नहीं जताना है। विकास ने कहा, हाँ ठीक है, हम बस सामान्य तरीके से पूछेंगे। जब वे नज़दीक आए तो सूरज ने मजाकिया अंदाज में पूछा, अरे वाह, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कोई खास बात है क्या? आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही थोड़ी बातें कर रहे थे। सोनाली ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बस थोड़ी चर्चा चल रही थी। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सूरज ने जवाब दिया, हम लोग बस कैंटीन जा रहे थे। तुम दोनों भी साथ आओ ना? आरव ने सोनाली की तरफ देखा और कहा, हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। सोनाली ने सहमति में सिर हिलाया और सब साथ में कैंटीन की तरफ बढ़ गए। आरव और सोनाली दोनों ने राहत की सांस ली कि उन्होंने सही समय पर अपनी योजना को अच्छे से निभाया और किसी को शक नहीं हुआ। जैसे ही वे कैंटीन की तरफ बढ़ने लगे, सूरज की गर्लफ्रेंड ने धीरे से कहा, सच में क्या ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं? सूरज ने कान में फुसफुसाते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता, पर यह देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों क्या कहते हैं। आरव और सोनाली उनकी बातें सुन रहे थे और आरव ने धीरे से सोनाली के कान में कहा, हमें सावधान रहना होगा, वे हम पर नज़र रख रहे हैं। सोनाली ने सिर हिलाया और मुस्कान बनाए रखी, मैं समझती हूँ आरव, बस अब हमें थोड़ा संभल कर चलना होगा। सूरज, विकास और सूरज की गर्लफ्रेंड ने धीरे धीरे अपनी रफ्तार कम कर दी और आरव और सोनाली के पीछे चलने लगे ताकि उनकी बातचीत सुन सकें। आरव ने कहा, सोनाली, तुम्हें याद है न जब हम पहली बार इस प्लान के बारे में सोचे थे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये काम करेगा, और तुम्हारी वजह से मैं पित्ते पित्ते बचा था। सोनाली ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ आरव, और तुम्हारी वो पहली डेट वाली एक्टिंग तो कमाल की थी। अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका होता तो शायद तुम सच में उसे इम्प्रेस कर देते। आरव ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, ओह छोड़ो न, तुम तो जानती हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। सोनाली ने प्यार भरे अंदाज में कहा, जानती हूँ आरव, इसी वजह से तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम हमेशा मेरी मदद करते हो और मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाती।
सूरज की गर्लफ्रेंड ने धीरे से कहा, सच में, ये दोनों तो काफी क्यूट लग रहे हैं साथ में। सूरज ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लगता तो ऐसा ही है। मुझे तो अब पक्का यकीन हो गया है कि ये दोनों सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। विकास ने कहा, चलो फिर हम इन्हें और तंग नहीं करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। और इसी तरह वे सभी कैंटीन की ओर बढ़ते रहे। हर कदम पर आरव और सोनाली अपने नकली रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश करते रहे, और सूरज, विकास और सूरज की गर्लफ्रेंड को उनके बीच की गहराई पर पूरा विश्वास होने लगा। लेकिन सूरज को अभी भी आरव पर शक हो रहा था और वह सोचता है कि मुझे इस बारे में आरव से बात करना होगा और सच्चाई जानना होगा कि आखिरकार आरव और सोनाली में क्या रिश्ता है, और अगर सच में उनके बीच में कोई रिश्ता है तो हमसे छुपा क्यों रहे हैं। सूरज के चेहरे पर अभी भी गुस्सा था और वह मन ही मन सोचता है, अगर सच में सोनाली और आरव के बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता निकला तो पक्का है कि आरव तो मेरे हाथ से मारेगा, क्योंकि जब भी मैंने इसे पूछा कि क्या भाई तेरी कोई गर्लफ्रेंड है तो इसने हमेशा मुझे मना किया है, कहता है कि मैं सिंगल हूँ। भाई सच में ये बहुत पिटेगा कि हमसे सच्चाई क्यों छुपा है और मुझे स्पेशल क्यों, क्योंकि मैं इसे अपने सब कुछ बताया है। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तब तो ये बहुत पीटने वाला है। सूरज यही मन में सोचता रहता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचारों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।